आदमी ने कीमती खजाना छोड़कर 1000 साल पुरानी 2 लाशें उठा ली, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये लाशें असल में शेनदाई युग की रानी मिलिनाई और टाइगर किंग तामुलर की हैं। और ये आदमी ऐसा जादूगर था जो मरे हुओं को बुलाकर उनसे लड़ाई करवा सकता था। अगर वो इन लाशों से डेथ नाइट बना लेता तो उसकी पूर्व पत्नी इस दुनिया में किसी से नहीं डरती। 3 साल पहले गिल्टी नाम का एक गेम आया था। आदमी ने 12वीं बार गेम क्लियर किया। उसी दिन उसे अचानक एक फोन आया। सामने वाले को उसकी पहचान से लेकर गेम खेलने का पूरा रिकॉर्ड तक पता था। वो डर के मारे कंप्यूटर बंद करने ही वाला था कि अचानक वो खुद को गेम की दुनिया में पाया, जहां मेन स्टोरी शुरू होने में अभी 6 महीने बाकी थे। और वो बन गया था एडियाज, जिसकी जान हर वक्त खतरे में रहती थी। गेम में एडियाज और उसका मास्टर कारेन दोनों नेक्रोमेंसर थे। बाहर से देखने पर वे रोडलैंड अकादमी में प्रोफेसर और स्टूडेंट थे, लेकिन असल में वे बैन किया हुआ ब्लैक मैजिक करते थे। गेम के मुताबिक कारेन को पकड़े जाने के बाद मरना था और वो एडियाज को भी अपने साथ फंसा देता। इसलिए एडियाज को जल्दी से जल्दी कारेन से दूर होना था। लेकिन अभी भागना सही नहीं था, क्योंकि असली ब्लैक मैजिक की किताबें यहीं मिलती थीं। एडियाज के शरीर में आया ये लड़का असल में एक तबाह हो चुके खानदान का रईस था, जिसे कारेन ने पाला था। सच में वो कारेन का नौकर था, सारा गंदा काम वही करता था। अगर एक दिन उसकी जरूरत खत्म हो जाती तो वो कभी भी कारेन की लैब का शिकार बन सकता था। आज कारेन ने उसे एक काम दिया था, बेयन कब्रिस्तान से एक लाश उठाकर लाने का। लौटते वक्त वो खुद से पूछ रहा था, क्या मैं सच में एडियास बनकर ये गेम जीत पाऊंगा? हालात ऐसे थे कि गेम जीतना ही उसकी जान बचाने का तरीका था। अच्छी बात ये थी कि गेम में आते ही उसे 2 खास स्किल मिली थी। पहली थी डुअल कोर, यानी वो मैजिक और तलवार दोनों इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन ये सोचते ही उसके सिर में दर्द होने लगा, क्योंकि एक में माहिर होना ही मुश्किल है, दोनों एक साथ सीखना और भी कठिन। अब उसे दूसरी स्किल चुननी थी। बहुत सोचने के बाद उसने वही स्किल लेने का फैसला किया जो नेक्रोमेंसर के लिए सबसे फायदेमंद थी। उसने स्किल लिस्ट खोली तो उसमें बहुत सी नई नई चीजें दिखी। देखते देखते उसकी नजर इवोल्यूशन नाम की स्किल पर टिक गई। नाम से ही साफ था, ये किसी भी जीव को उसकी बेहतर फॉर्म में बदल सकती थी। ये उसके नेक्रोमेंसर स्टाइल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। इससे वो अपने बुलाए हुए मरे हुओं को लगातार मजबूत बना सकता था और बार बार नई लाशें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना देर किए एडियास ने ओके दबा दिया। अगले ही पल उसे लगा जैसे उसने जीत की ऊंचाई छू ली हो। लेकिन अब एक और दिक्कत थी। एडियास नाम का ये कैरेक्टर भले ही गेम में विलेन था, लेकिन उसके पास कोई ढंग का जादू नहीं था और उसकी फिजिकल ताकत भी बहुत कमजोर थी। इसलिए उसने तय किया कि कहीं जाने से पहले वो फिर से रिसर्च रूम जाएगा। मेन स्टोरी शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं था, उसे और ताकतवर बनना ही था। कौन जानता कहानी शुरू होने से पहले ही वो मारा न जाए। इस अकादमी में कारेन के अलावा भी कई लोग थे जो उसे मार सकते थे। रिसर्च रूम में ब्लैक मैजिक की किताबें पलटते हुए उसकी नजर दूर एक पिंजरे में बंद ब्लडस्कर मॉन्स्टर पर पड़ी। उसने कहा कि अगर एडियास उसे छोड़ दे तो वो कारेन को मार देगा। ये सुनकर एडियास चौंक गया। उसे नहीं पता था कि वो मॉन्स्टर उसके दिमाग की बातें पढ़ सकता है। भले ही ये दुश्मन से दुश्मन हटाने का मौका था, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं था कि मॉन्स्टर पर भरोसा कर ले, चाहे वो घुटनों पर बैठकर कसम ही क्यों ना खा ले। फिर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एडियास ने तुरंत मना भी नहीं किया, बस कहा कि वो सोचेगा। उसने तय किया कि मानने से पहले इस मॉन्स्टर के बारे में पूरी जानकारी जुटाएगा, ताकि अगर धोखा मिले तो वो तैयार रहे। रात में वो एक बड़ा सा सूटकेस घसीटते हुए बेहन कब्रिस्तान पहुंचा। ये वो जगह थी जहां ब्लैक मैज पैसे देकर लाशें खरीदते थे। आज एडियास को एक सोल्जर की लाश ले जानी थी। बड़ी मुश्किल से उसने 8 फुट के उस जवान को 6 फुट के बॉक्स में ठूंसा। जैसे ही वो जाने लगा, उसकी नजर एक कब्र के पत्थर पर पड़ी। नाम कुछ जाना पहचाना लगा। एक पल सोचा, फिर चौंक गया। ये तो तलवार के मास्टर नीग्लोराइफ की कब्र थी। कहानी थी कि इस आदमी ने पूरी जिंदगी तलवार सीखने में लगा दी। मास्टर तो बन गया, लेकिन बुढ़ापे में बीमारी से मर गया। गेम में ये एक छुपा हुआ सीक्रेट था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर इसकी लाश से डेथ नाइट बना लूं। लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि यह नामुमकिन है। कारेन जैसा बड़ा मैच भी इतना हाई लेवल मरा हुआ योद्धा नहीं बुला सकता, तो वो क्या कर पाएगा? फिर उसने सोचा, आगे काम आएगी, इसलिए संभाल कर रखनी चाहिए। उसके पास इवोल्यूशन जैसी स्किल थी, इसलिए भविष्य के लिए अच्छी लाशें जमा करना जरूरी था। जब उसने दूसरी लाश ले जाने की बात की तो कब्र के चौकीदार ने मना कर दिया। बोला, पहले कारेन से पूछना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। ये सुनकर एडियास समझ गया कि कुछ देना पड़ेगा। उसने अपनी उंगली से काउंट फैमिली की मुहर वाली अंगूठी उतार कर दे दी। अंगूठी देखकर चौकीदार रुक गया। भले ही खानदान खत्म हो गया हो, लेकिन ये तो ऊंचे रईसों की पहचान थी। बाजार में अच्छे पैसे मिल सकते थे। एडियास ने एक्टिंग शुरू कर दी। प्लीज, मेरे पास अब यही सबसे कीमती चीज है। मैं मैज हूँ, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया है। चौकीदार मना तो कर रहा था, लेकिन हाथ खुद अंगूठी की तरफ बढ़ गया। आखिरकार उसने चुपचाप नीक की लाश ले जाने दी। अब एडियास को अपना भविष्य साफ दिखने लगा था। उसने तय किया कि लौटते ही वो नेक्रोमेंसी की ट्रेनिंग शुरू करेगा। वापस आकर उसने फटाफट लाशें साफ करनी शुरू कर दी। उसने सोचा, कमाल है, ये शरीर तो लाशें साफ करने में बहुत माहिर है। क्या पुरानी आदतें लौट आई हैं? वो चाहता था कि अभी नीक को बुलाए, लेकिन उसकी ताकत से तो बस एक हड्डियों का ढांचा ही उठ सकता था। बाद में इवोल्यूशन से अपग्रेड तो कर सकता
सकता था, लेकिन ये कैसे काम करेगा उसे नहीं पता था और वो पूरी तरह खाली हाथ था। किसी और लाश पर प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता था। तभी पीछे से उस ब्लडस्कर मॉन्स्टर की आवाज आई। कब तक सोचेगा, जल्दी मुझे छोड़, मैं कसम खाता हूँ तुझे नहीं मारूंगा। क्या कारेन का गुलाम बनकर मरना चाहता है? असल में एडियास उसके बारे में जानकारी लेने गया था और किताबों में सब मिल गया था। अब उसे समझ आ गया था कि कारेन उसे क्यों कैद करके रखे हुए है। मॉन्स्टर ने धमकी दी कि अगर जल्दी फैसला नहीं लिया तो वो उसे भी मार देगा। लेकिन एडियास को हैरानी हुई जब उसने तुरंत हाँ कह दिया, मैं भी कारेन का गुलाम नहीं बनना चाहता, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर मॉन्स्टर खुश हो गया। बस पहले ये हथकड़ी खोल। लेकिन एडियास ने शर्त रखी कि हमको पहले अपने खानदान की कसम खा कि तू मुझे नहीं मारेगा। उसने किताब में पढ़ा था कि ब्लडस्कर अपने खानदान की कसम नहीं तोड़ सकते। मॉन्स्टर के चेहरे से साफ था कि किताब सही थी। उसे लगा था कि दबाव में वो मना कर देगा, लेकिन उसने मान लिया। ठीक है, मैं रूसीफा खानदान की कसम खाता हूँ। बस इतना सुनते ही एडियास के सामने एक पैनल खुल गया। शर्त पूरी हुई। बदले जाने लायक व्यक्ति मिला, एंजेला। रूसीफा के बदले जाने की संभावना 55%। वो हैरान रह गया, ये क्या, इसे भी बदला जा सकता है क्या? कसम की वजह से। यानी ये स्किल सिर्फ बुलाए हुए मरे हुओं पर नहीं, बल्कि दुश्मनों को छोड़कर बाकी सब पर भी काम कर सकती थी। ये जानकर एडियास को राहत मिली। नीग को बदलने से पहले इसी पर प्रैक्टिस कर लेगा। मॉन्स्टर उसे हवा में हाथ हिलाते देख गुस्से से बोला, क्या मुझे बेवकूफ बना रहा है? फिर एडियास ने ओके दबा दिया। अगले ही पल मॉन्स्टर दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि एडियास ने क्या किया, बस पूरे शरीर में भयानक दर्द था। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश हो गया। एडियास भी हैरान था। उसने पहली बार इवोल्यूशन इस्तेमाल किया था। अब ये भी साफ नहीं था कि बदलाव हुआ भी या नहीं। पहली बार इवोल्यूशन का अनुभव हो जाने के बाद एडियास ने सोचा कि अब चुपचाप नीग को बुला लेना चाहिए। उसने लाश को वेदी पर रखा, फिर खून से चारों तरफ अजीब सी लकीरें खींची, हाथ जोड़कर नेक्रोमेंसी की। धीरे धीरे नीग की हड्डियां हिलने लगी और वो उठकर बैठ गया। लेकिन एडियास इतना कमजोर हो गया कि खुद जमीन पर गिर पड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि सिर्फ एक कंकाल बुलाने में भी इतनी ताकत लग जाएगी। उसी वक्त सिस्टम की आवाज आई, आपने बहुत ताकतवर लाश बुलाई है, इनाम में आपको स्टैट पॉइंट मिले। आपकी बुलाई गई लाश लगभग टॉप लेवल की है और उसमें मरने से पहले की थोड़ी याददाश्त बाकी है, यानी सफलता। पहली बार में ही सेकंड लेवल मरा हुआ योद्धा मिल गया और उसकी खासियत भी जबरदस्त थी। आखिर वो तलवार के मास्टर की लाश थी। एडियास मुस्कुराया और बोला, अब से मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। उस मरे हुए योद्धा ने हाथ उठाकर ओके का इशारा किया। सब ठीक होने के बाद एडियास अपने कमरे में लौट आया। दीवार पर लगे कैलेंडर पर नजर पड़ी तो उसकी भौहें चढ़ गईं। कारेन की मौत में अब सिर्फ 1 साल बचा था। अगर जीना है तो जो हो सकेगा वो सब करना होगा। सोच समझकर उसने तय किया कि वो नीग को फिर से बुलाएगा, किसी की नजर न पड़े, इसलिए उसके लिए कपड़े भी ले आया। देखने में तो वो आम आदमी जैसा लगने लगा, लेकिन कोई भी समझ सकता था कि वो इंसान नहीं है, क्योंकि नीग मरने के बाद भी तलवार की प्रैक्टिस करना नहीं भूला था। ये देखकर एडियास को एक नया आइडिया आया। उसे समझ में आ गया कि अपनी कमजोर स्किल को कैसे मजबूत करना है। आखिर वो गेम को 12 बार क्लियर कर चुका था। उसे सिस्टम की गहरी समझ थी। गिल्टी में टैलेंट लेवल जरूरी था, लेकिन टैलेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और टैलेंट का नाम जितना छोटा, उसका असर उतना बड़ा। जैसे स्पोर्ट्स नाम का टैलेंट हर खेल में फायदा देता है, लेकिन रनिंग सिर्फ दौड़ में। तो नीग मुझे तलवार चलाना सिखा। अगर तलवार का मास्टर खुद सिखाए और मैं उसके बताए तरीके से मेहनत करूं तो शायद एक दिन मैं भी मास्टर बन जाऊं। पहले वो सोच रहा था कि मैजिक और तलवार में से एक चुने, लेकिन उसकी स्किल डुअल कोर थी, इसलिए वो जादूगर की सोच और सिपाही की ताकत दोनों अपना सकता था। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन अगर शुरुआत की मुश्किलें पार कर ली तो वो किसी से कम नहीं रहेगा। सुबह तक अभ्यास करते करते एडियास थककर हांफने लगा। उसने पैनल खोलकर देखा, 5 घंटे की ट्रेनिंग से नेक्रोमेंसी में 2 पॉइंट बढ़ चुके थे। ये उसकी उम्मीद से तेज था, लेकिन उसे पता था कि शुरू में ग्रोथ तेज होती है, बाद में धीमी। पीछे देखा तो नीग अब भी तलवार चला रहा था। उसे देखकर जलन हो रही थी। मरा हुआ है इसलिए कभी थकता नहीं। अगर उसके पास पोषण होती तो वो भी ऐसे ही ट्रेन कर सकता था, लेकिन वो तो बिल्कुल गरीब था। पोषण खरीदने के पैसे नहीं थे। भले ही उसे बनाने का तरीका पता था, लेकिन गेम की तरह तुरंत नहीं बना सकता था। और उसने कभी खुद बनाई भी नहीं थी, सिर्फ रेसिपी जानता था, सामान पहचानना नहीं आता था। बारीक बातें सीखने के लिए उसे क्लास जानी पड़ेगी। अगली सुबह वो अल्केमी की क्लास में पहुंच गया। देखा तो प्रोफेसर जो सिखा रहे थे वो गेम जैसा ही था, लेकिन उनकी बताई रेसिपी थोड़ी अलग थी। उसे असली तरीका याद आ गया। उसने सोचा, ये तो गलत दवा बना रहे हैं, इससे नुकसान होगा। फिर भी उसने हाथ उठाकर सवाल पूछ लिया, चाहे लोग अजीब समझें। इसमें फ्लीप्स का एसेंस या मार्टल रूट का छिलका क्यों नहीं डालते? ये सुनते ही प्रोफेसर और एक लड़की ने उसे ध्यान से देखा। प्रोफेसर ने चश्मा ठीक किया और बोले, इनकी कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हें शौक है तो खुद बनाते वक्त डाल लेना। क्लास में सब उसकी हंसी उड़ाने लगे, लेकिन एडियास जानता था कि ताकत बढ़ाने वाली पोषण में वही चीजें जरूरी हैं। अगर प्रोफेसर ऐसा कह रहे थे तो इसका मतलब साफ था, ये नुस्खा अभी तक किसी ने खोजा ही नहीं था। यानी वो इस दुनिया में तय समय से पहले आ गया था और उसके पास प्रोफेसर से भी ज्यादा जानकारी थी। उसे ये पता नहीं था कि क्लास खत्म होते ही वो लड़की उसके पीछे आ रही है। क्लास से निकलकर एडियास सीधा रिसर्च बिल्डिंग पहुंचा। रेसिपी पता होने के बावजूद पोषण बनाना आसान नहीं था और सामान का खर्च भी उसके बजट से बाहर था। वो सोच रहा था कि किसी से मदद मांगे, लेकिन फिर याद आया
कि गेम में एडियास बहुत बदनाम था, उसकी मदद कौन करेगा। तभी दरवाजा धीरे से खुला और एक लड़की ने झांक कर कहा, एडियास सीनियर आप यहाँ हैं। एडियास चौंक गया। ये तो गेम की वही लड़की थी जो पोषण बनाने में एक्सपर्ट थी, लूसिया एबर्स्ट। गेम में तो उसका एडियास से कोई खास रिश्ता नहीं था। उसने सोचा अगर अनदेखा कर दूंगा तो चली जाएगी, लेकिन लूसिया अंदर आ गई और सवाल पूछने लगी। जब उसने ध्यान नहीं दिया तो उसने सीधे पूछ लिया, सीनियर क्या आप मेरे साथ रिसर्च करेंगे? आप बहुत टैलेंटेड हैं, आगे चलकर बेहतरीन पोषण बनाएंगे और मैं भी एक नई अभी तक न बनी पोषण पर काम कर रही हूँ। एडियास जानता था कि लूसिया की अल्केमी सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं थी। गेम में उसके कैरेक्टर को कई लाइलाज बीमारियां थीं। बड़े बड़े डॉक्टर और अल्केमिस्ट हार मान चुके थे, इसलिए उसने खुद इलाज ढूंढना शुरू किया था। अगर वो गेम न खेलता तो उसे भी इलाज न मिलता, लेकिन वो इस तेज तर्रार लड़की को सच्चाई नहीं बता सकता था। उसने तो बस क्लास में उसकी बातें सुनकर ही उसे ढूंढ रहा था। अगर उसे उसकी असल हालत पता चल गई तो वो और जल्दी मर सकता था। बात खत्म, अब जा सकती हो, एडियास ने कहा। साथ अच्छा हो सकता था, लेकिन जान जोखिम में डालना सही नहीं था। ये सुनकर लूसिया रुकी नहीं, जाते जाते पूरे भरोसे से बोली, मुझे लगता है आप अपना मन बदल लेंगे, इसलिए मैं आपको सोचने का समय देती हूँ। ये सुनकर एडियास ने नाक भौं सिकोड़ी। इसमें सोचने वाली क्या बात है, बहुत ज्यादा रिस्क है। उसे फार्मूला की सही मात्रा पता करने में बस वक्त लगेगा। फिलहाल पैसा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तभी उसकी नजर मेज पर रखे खत पर पड़ी। ये उसकी बहन का खत था जिसमें उसने उसे याद किया था। उसके दिमाग में एक बुरा ख्याल कौंध गया, अरे ये तो बदमाश एडियास करता है, भले ही हालत खराब है लेकिन इतनी भी नहीं। फिर भी सोचा चलो आखिरी बार मदद मांग ही लेता हूँ। जल्दी ही एडियास राजधानी रोडलैंड पहुंच गया। परिवार बर्बाद होने के बाद उसकी बहन जो काउंट की बेटी थी शहर में नौकरी करने लगी थी। भाई को उदास देखकर बहन हंस पड़ी, लगता है भैया फिर से पैसों की जरूरत है, मैं जानती थी इसलिए पहले ही जमा कर लिया था, इस बार बेकार में मत उड़ाना, समझे? बहन ने कहा, शुक्रिया, अगली बार जरूर लौटा दूंगा। लेकिन जैसे ही एडियास ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, बहन की नजर उसके हाथ पर पड़ी और वो डर गई। उसकी अंगूठी गायब थी। पहले तो उसने बहन से झूठ बोला, डर है कि खो न जाए इसलिए उतार कर रख दी है। सच कह रहे हो? बहन अपने भाई को अच्छी तरह जानती थी। झूठ पकड़े जाने पर एडियास बस सॉरी बोलता रहा। तू इतना बदमाश है कि वो अंगूठी भी बेच दी। वो तो बहन की आंखें नम हो गईं। आज के बाद मैं तुझसे मिलना नहीं चाहती, अब मेरे पास मत आना, पैसे वापस देने की भी जरूरत नहीं। एडियास हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि बहन उस अंगूठी को इतना महत्व देती है। उसने आज तक बहन को इतना गुस्सा होते नहीं देखा था। बहन के उदास चेहरे को देखकर उसे बहुत दुख हुआ, लगा जैसे अकेलापन उसे घेर रहा हो। उसने सोचा जीना सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसलिए अंगूठी जल्द से जल्द वापस लेनी होगी। वापस जाकर लूसिया के साथ काम करने का फैसला किया। अगले कुछ दिन एडियास और लूसिया लैब में ही रहे। साथ मिलकर काम करने की बात थी, लेकिन आलसी लूसिया उसे ही इस्तेमाल कर रही थी। एक्सपेरिमेंट के अलावा उसे प्रैक्टिस के लिए भी वक्त निकालना पड़ता था, इसीलिए एडियास इन दिनों बहुत बिजी था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसकी मदद से काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लूसिया की समझ बहुत तेज थी और हमेशा सही पॉइंट पर वार करती थी। पहले तो उसने पैसों के लिए ये काम किया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। दवा की आखिरी बूंद डालते ही सिस्टम ने आवाज दी, ताकत बढ़ाने वाली दवा बनाने में सफलता मिली। इतनी जल्दी दवा बनाने की रिपोर्ट तैयार हो गई। उसे दवा बनाने की स्किल भी मिल गई और उससे भी अच्छी बात, उसने देखा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी खास क्षमता भी बदल सकती है। यानी किसी खास लेवल पर पहुंचने के बाद वो किसी भी चीज को बदल सकता था, और वो भी बिना किसी नुकसान के। ये देखकर लूसिया भी बहुत खुश हुई। उसने कहा कि इस दवा को मार्केट में उतारा जा सकता है, बस अब जाकर दवा की टेस्टिंग करानी होगी, उसके बाद इसी दवा से अमीर बन सकते हैं। दूसरी तरफ वो खून चूसने वाला राक्षस अभी तक बेहोश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एडियास ने उसके साथ क्या किया। बस पूरे शरीर में गर्मी और दर्द हो रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर ये दर्द सह लिया तो कुछ अच्छा जरूर होगा। नीक की सिखाई हुई तलवार और मुर्दों के जादू में एडियास को अब काफी महारत हासिल हो गई थी। वक्त तेजी से बीता और अब अकादमी की मिड टर्म परीक्षा आ गई। तीसरी क्लास की परीक्षा में बच्चों को रैंडम तरीके से ग्रुप में बांट दिया गया। हर ग्रुप में 3 सैनिक, एक जादूगर और एक असिस्टेंट टीचर होता था। सोमवार तक मिले टास्क को पूरा करना होता था। एडियास ने सोचा था कि परीक्षा आसानी से निकल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी। इस अकादमी में उसके अलावा और भी कई विलन थे। उनमें से एक था लोवेल, जो गेम में सबसे पहले खिलाड़ी से भिड़ता था। दूसरा था पागल लड़की विवियन, जिसने अकादमी में बिना वजह लोगों को मार डाला था, और वो बदकिस्मती से इन दोनों के साथ ही ग्रुप में पड़ गया। उनके असिस्टेंट टीचर भी अकादमी के गुंडों में से एक था, यानी ये ग्रुप पूरी तरह खराब था। उसे डर था कि कहीं ये परीक्षा उसकी जान न ले ले। टीचर बोला, मैं 9वें ग्रुप का इंचार्ज एफी क्लेयर हूँ। फिर उसने उनके ग्रुप को मिला काम पढ़कर सुनाया, बोरोरिक बैरन की जमीन के गांव में एक जमींदार मारा गया है। 2 हफ्ते पहले एक जांच अधिकारी भेजा गया था, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं चला, इसलिए अकादमी ने ये जांच का काम हमें दिया है। कोई सवाल? एडियास ने काम वाले कागज की तरफ नहीं देखा, बल्कि टीचर को ही घूर रहा था। वो गेम में देखे गए टीचर से भी ज्यादा गुंडा लग रहा था। उसके बारे में बस इतना पता था कि जल्द ही वो सबसे कम उम्र का तलवार मास्टर बनने वाला था।
ताकत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन डर था कि कहीं उसकी बदमाशी की वजह से काम बिगड़ न जाए। टीचर ने देखा तो बोला, अरे ओ नीले बालों वाले, मुझे क्यों घूर रहा है? एडियास ने आह भरी और बोला, मैं तो बस सोच रहा था कि किसी गुंडे को इतना बोलना नहीं चाहिए। टीचर भड़क गया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ, मुझसे लड़ना चाहता है? ग्रुप के लोग झगड़ते हुए नांजुआ शहर पहुंचे। शहर के मुखिया ने उनका खूब स्वागत किया और हाल के अजीब हादसों के बारे में बताया। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने रात रुकने से मना कर दिया और उसी रात जांच शुरू करने का फैसला किया। लेकिन ये फैसला सुनते ही वहाँ के एक नौकर का चेहरा उतर गया। बाहर निकलने के बाद टीचर ने कहा, सब कुछ अजीब लग रहा है। मुखिया का कजिन गायब है, लेकिन वो बिल्कुल परेशान नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। एडियास को भी कई बातें अजीब लग रही थीं, खासकर वो जांच अधिकारी और टैक्स वाला, जिनका कोई अता पता नहीं था। लग रहा था जैसे सब मिलकर झूठ बोल रहे हों। और जमींदार तो 1 महीने से गायब था, उसके बाद सिर्फ एक बार जांच के लिए भेजा गया था। सबसे अजीब तो उस नौकर का बिहेवियर था। जब हमने रात रुकने से मना किया तो उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसकी सारी प्लानिंग फेल हो गई हो। टीचर ने कहा, हाँ, दोनों बहुत नर्वस लग रहे थे। मसल्स का कांपना, सांस लेने का तरीका, हाथ पैर हिलाना, ये सब झूठ बोलने वालों के संकेत हैं। एडियास की बात से टीचर सहमत हो गया, इसलिए उसने तुरंत जंगल वाले गांव चलने का फैसला किया। बग्घी जैसे ही गांव के अंदर घुसी, एडियास को लगा कि उसके अंदर का जादू तेजी से उबलने लगा और जैसे जैसे गांव पास आता गया, ये उबाल और बढ़ता गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी बग्घी जोर से हिलने लगी। खिड़की से देखा तो बग्घी चलाने वाला बूढ़ा पागलों की तरह घोड़ों को मार रहा था। बग्घी तेजी से दीवार से जा टकराई। सबने मुश्किल से कूद कर जान बचाई, लेकिन सामने का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। गांव के सारे लोग चौराहे पर भूतों की तरह अजीब तरह से नाच रहे थे। ये देखकर एडियास समझ गया कि पहले वाला उबाल सिर्फ जादू नहीं था, बल्कि किसी डार्क मैजिक का असर था। उन लोगों के पैरों के तलवे देखकर पता चल गया कि वो शायद पूरे दिन से नाच रहे थे। लेकिन जमींदार तो 1 महीने पहले गायब हो गया था। अगर वो उसी दिन से नाच रहे होते तो मर चुके होते। तो जरूर किसी ने उन्हें मरने से बचाने के लिए सबको इकट्ठा करके रखा था। एडियास को याद आया कि गेम में वो यहाँ कभी नहीं मरा था, क्योंकि बदमाश एडियास ने नौकर की सलाह मानकर शहर में ही रात बिता ली थी। बैरन ने तो एक रात में सब सच छुपाने की सोची थी, लेकिन आज सीधे गांव आ जाने से सब कुछ बदल गया था। अब मुश्किल खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसे लगा कि सामने वाले के पास कारेन जितनी ताकत थी, लेकिन इतना बड़ा जादू वो अकेले कैसे कर सकता था। बहुत अजीब था। एडियास के दिमाग में कौंधा कि क्या उसने कोई शक्तिशाली चीज इस्तेमाल की है। टीचर ने उसका चेहरा देखा तो पूछा, कुछ समझ में आया? एडियास ने कहा कि अभी इतना पता नहीं चला। सच जानने के लिए जमींदार के घर की तलाशी लेनी होगी। टीचर ने दरवाजा लात मारकर खोला तो अंदर हर जगह लाशें बिखरी पड़ी थीं। पहले भेजा गया जांच अधिकारी भी मरा पड़ा था। मामला गंभीर देख एडियास ने कहा, हो सकता है ये सब हम अकेले न सुलझा पाए, क्योंकि लगता है ये किसी काले जादूगर का काम है। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के मन में भड़की आग को इकट्ठा करके काले जादू में बदलने की कोशिश हो रही है। वो जलती लाशें शायद किसी रस्म का हिस्सा हैं। टीचर ने उसकी बात मान ली, क्योंकि काले जादू की जड़ इंसानी भावनाएं ही होती हैं। बोला, शायद इसीलिए जमींदार को भी मार दिया, क्योंकि वो आड़े आ रहा था। चलो घर में अच्छे से तलाशी लेते हैं। जब तक हम यहाँ हैं मिल जाएगा कोई सुराग। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। एडियास ने देखा कि नीचे बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो रहे थे, जिन पर काले जादू का असर था। उनकी मौजूदगी का पता चल गया था। शायद उन्हें जानबूझकर अंदर घुसने दिया गया, ताकि बाहर निकलने का रास्ता बंद करके सबको पकड़ सकें। बाकी सब डरे हुए थे, लेकिन टीचर ने हिम्मत नहीं हारी। बोला, तलाशी बंद करो, यहाँ से निकलते हैं। डाकी, भागने का रास्ता ढूंढ। लेकिन डाकी अभी नीचे गया ही था कि गांव वाले ऊपर चढ़ा है। जैसे ही डाकी के टुकड़े टुकड़े होने वाले थे, अचानक नीले बालों वाले ने उसे पीछे खींच लिया। बोला, आगे मैं संभालता हूँ, तुम पीछे रहकर विवियन के साथ जादूगर की हिफाजत करो। ये कहते ही उसके पास आए एक गांव वाले ने धमाका कर दिया। तेज धमाके से नीला बालों वाला बुरी तरह घायल हो गया और एडियास का जादू फिर से बेकाबू हो गया। मजबूर होकर टीचर ने एडियास को उठाया और बाकी से खिड़की से कूदने को कहा। टीचर ने पूछा, सामने वाला इतनी बेशर्मी से जादू चला रहा है, क्या उसकी जगह का पता लगा सकते हो? एडियास ने आंखें बंद की और अपने दायरे को फैलाने लगा। आखिरकार उसने काले जादूगर को ढूंढ ही लिया। 9 बजे की दिशा में करीब 100 मीटर दूर एक घर में। टीचर बोला, शाबाश, और एडियास को लेकर उस घर की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने एडियास को नीचे उतारा और अकेला अंदर घुस गया। लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर जादू की दीवार खड़ी हो गई। एडियास ने ये देखा तो चिल्लाया, बुरा हुआ, कहीं ये उसका जाल तो नहीं। उसने कितनी भी कोशिश की, लेकिन अपनी ताकत से उस दीवार को तोड़ नहीं पाया। तभी आसमान में बैंगनी रोशनी छा गई। वो बुरी तरह घबरा गया। ये सब ईश्वर की इच्छा है, आलस के सामने सिर झुका दो। ये आवाज सुनते ही एडियास के रोंगटे खड़े हो गए। अभी आलस कैसे आ गया? उसे अच्छी तरह पता था कि इस गेम का नाम गुनहगार है। आलस समेत 7 जन्नून असली विद्रोह से अलग होकर इधर उधर बिखर गए थे। अगर खिलाड़ी 7 जुनून इकट्ठा कर लेता तो इस गेम के सबसे बड़े दुश्मन को बुला सकता था। इसलिए पूरी कहानी में वो सबसे अहम चीज थी। लेकिन वो यहाँ जिस गांव का मुख्य कहानी में जिक्र तक नहीं था, कैसे आ गया? सामने दुश्मन बढ़ते जा रहे थे, वो पीछे अपने साथियों से मिलने भागा। लेकिन दूसरी तरफ हालात और भी बुरे थे। विवियन पर काले जादू ने असर किया और वो पागल हो गई।
बेकसूर गांव वालों को काट रही थी। और शाचा नाम का वो बदमाश तो और भी खराब निकला। उसने अपनी जान बचाने वाले घायल साथी को भी वहीं छोड़ दिया। टीचर के फंसने की खबर सुनकर वो बोला, मैं उनकी मदद के लिए जाता हूँ। एडियास ने उसे नहीं रोका। पता था कि वो भागना चाहता है, लेकिन फिर भी बेहतर था कि वो चला जाए, क्योंकि पीठ में छुरा घोंपने से बच जाएगा। पागल विवियन और बेहोश नीले बालों वाले को देखकर एडियास को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी वो काला जादूगर सामने आ गया। बोला, अब क्या करेगा? इकलौता समझदार बंदा तो भाग गया। एडियास ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे उसके रुकने की उम्मीद नहीं थी। तू जितना सोच रहा था उससे ज्यादा समझदार है। पता नहीं तुझमें इतना भरोसा कहां से आया, लेकिन हिम्मत तो है, तो चल तुझे भी आजमाता हूं। उसने हाथ उठाया और एडियास को लगा जैसे वो सपने में खो गया। यहाँ उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे और होश भी धुंधला हो रहा था। अगले ही पल उसने खुद को उस जंग में पाया जहां वो पहले सिपाही था। उसके सामने अपने बाप की मौत का मंजर फिर से खड़ा हो गया। बाप ने मरते वक्त कहा था, अब से तू क्लोनवेल काउंट खानदान का मुखिया है, मेरी तरह रुतबे के पीछे मत भागना, बस तू और तेरी बहन खुश रहो, यही काफी है। लेकिन यहाँ तो मजाक था। एडियास असल में इस दुनिया का नहीं था। ये बाप तो सिर्फ उस शरीर की यादों में बसा था। एडियास का उससे कोई लगाव नहीं था। उसी पल उसे गेम वाले शरीर के बाहर वाली ताकत भी मिल गई, यानी उसे लड़ाई की काबिलियत विरासत में मिल गई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उस सपने को चकनाचूर कर दिया। सामने वाला ये देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एडियास उसके जाल को तोड़ सकता है। लेकिन एडियास खुद जानता था कि ऐसा नहीं है। असल में ऐसा नहीं था कि उस पर आलस का असर नहीं हुआ, बल्कि वो इसलिए बच गया क्योंकि जादू करने वाला जितना बड़ा होता है उतना ही गहरा असर होता है। वो मुस्कुराया और बोला, अब क्या करेगा? तेरा जाल अब मुझ पर नहीं चलता। ये सुनकर काला जादूगर गुस्से से भड़क गया और एक के बाद एक कई काले जादू उस पर छोड़ने लगा। हालांकि उसकी ताकत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अगर एडियास मुर्दों का जादू न चलाता तो भी उसे हराना मुश्किल था। उसने सोचा, विवियन अभी उस जाल में है, नीला बालों वाला बेहोश पड़ा है, मैदान में अकेला वही है। अब देखते हैं मेरा मुर्दों का जादू कितना सीखा हूं। अगले ही पल सिस्टम की आवाज आई, 23 लाशें मिली। जादूगर की ताकत कम होने की वजह से सिर्फ 9 लाशों में जान आई। मुर्दों का जादू शुरुआती ढांचा बुलाने में कामयाबी। ये देखकर सामने वाला डर गया। बोला, मुर्दों का जादूगर? क्या मुझे पकड़ने के लिए सभा ने भेजा है? एडियास को समझ नहीं आया कि वो किस सभा की बात कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि इस बात का फायदा उठा सकता है। झट से बोला, सभा ने मुझे लैंडो लेने भेजा है। सामने वाला हंसा, कुछ ढांचे लाकर लैंडो से लड़ेगा? दोनों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। शुरू में तो वो अपनी ताकत के दम पर ऊपर था, लेकिन एडियास ने शुरुआती ढांचों से उसे हराने की कोशिश नहीं की। उसने पहले मिट्टी का कवच बनाया, फिर पीछे से नीग को बुला लिया। नीग ने तलवार के एक वार में उसके काले जादू को काट दिया। अब तो पूरा खेल पलट गया। मजबूर होकर उसने अपना आखिरी दांव चल दिया। तेरी वजह से मैं अपनी मुश्किल से जमा की हुई आलस वाली ताकत तुझ पर खर्च कर रहा हूँ। तूने मेरा प्लान खराब किया है, इसकी कीमत तू अपनी जान से चुकाएगा। आलस की रात से मिली बूस्ट की वजह से ब्लैक मैजिक और भी ताकतवर हो गया था। हालांकि उसके अटैक की स्पीड उसकी बर्दाश्त के अंदर थी, फिर भी निग कई कोशिशों के बाद भी उन चीजों को दोबारा नहीं काट पाया। लेकिन अब उसे एहसास था कि ये घबराने का वक्त नहीं है। जब दूसरे पक्ष ने कहा था कि उसने ये ताकत जमा करने में काफी वक्त लगाया है, इसका मतलब था कि वो अभी आलस को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ये सोचकर उसने निक को आदेश दिया, पूरी सेना की जान होता है किंग, तू मौका देखकर उस जादूगर पर ही हमला कर। जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराकर जोरदार धमाका हुआ, अड्यास ने चालाकी से निक की जगह पुराने कंकाल के सिपाही को बदल दिया। धुआं छंटने के बाद रहस्यमयी शख्स ने देखा कि अड्यास बुरी तरह घायल है और निक के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं। अड्यास ने अब अपनी शानदार एक्टिंग शुरू कर दी। ये कमीना मुझे ये मिला था बड़ी मुश्किल से। ये सुनकर रहस्यमयी शख्स जोर से हंसा। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जल्दी मत कर, मैं अभी तुझे तेरे कंकाल के पास भेजता हूँ। उसने हाथ घुमाते ही ब्लैक मैजिक से बने हुए कई सारे बड़े बड़े हाथ अड्यास की तरफ बढ़े। तभी अड्यास मुस्कुराया, हो गया तू मेरे झांसे में, क्योंकि उसी वक्त निक चुपके से घूमकर रहस्यमयी शख्स के पीछे आ चुका था। उसने एक तेज तीर चलाया और उस शख्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। हालांकि उसे पहले से अंदाजा था कि बैरन लोग कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन उस शख्स का असली चेहरा देखकर वो हैरान रह गया। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि वही था जिसने पहले उसका स्वागत किया था, बैरन बोरोविच। अगर ये बात है तो बहुत संभव है कि बैरन खुद भी इस सब में शामिल हो, लेकिन अच्छा ये रहा कि इस बार उसे अनमोल चीज मिल गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि यहाँ असली आलस वाली किताब मिल जाएगी। जैसे ही उसने इस आर्टिफैक्ट को छुआ, उसकी खत्म हो चुकी मैजिकल पावर तुरंत 321% तक रिचार्ज हो गई। चीज बहुत बढ़िया है, लेकिन वो इसे हर वक्त अपने पास नहीं रख सकता। गहना पास का तो मुसीबत पास की, ये बात वो अच्छी तरह जानता था। इसलिए उसने वो चीज निक को दे दी। पहले इसे स्पेस में रख ले, बाद में सोचेंगे कि इसके साथ क्या करना है। सब कुछ निपटाने के बाद उसे एक और अजीब चीज नजर आई। आमतौर पर जादूगर के मरते ही उसका जादू अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन विवियन का जादुई घेरा अभी भी क्यों बना हुआ था। हालांकि वो पागल औरत अगर हमेशा के लिए यहाँ फंसी रहे तो उसे बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर वो अकेला वापस गया तो लोग पूछेंगे कि वो कैसे बच गया, और तब उसके ब्लैक मैजिक के बारे में पता चल सकता है। ये सोचकर उसने विवियन को फंसाने वाले जादुई घेरे को छुआ। पता चला कि ये वैसा नहीं था जैसा उसके साथ किया गया था। बस हाथ लगाते ही वो पूरी तरह उसके अंदर खिंच गया। जब वो विवियन के मेंटल स्पेस में पहुंचा तो सबसे पहले उसने छोटी बच्ची विवियन का वो मंजर देखा जब उसे एक रईस औरत डांट
रही थी। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि वो लोग उसे देख क्यों नहीं पा रहे, लेकिन इसी वजह से वो आराम से पूरी कहानी जान पाया। पता चला कि वो रईस औरत काउंटेस बेलोकन थी। विवियन का जन्म मशहूर तलवारबाजों के परिवार बेलोकन में हुआ था। परिवार का मुखिया हमेशा से चाहता था कि कोई वारिस हो जो परिवार की विरासत संभाले, लेकिन जब से विवियन की माँ बेटा पैदा नहीं कर पाई, तभी से ये त्रासदी शुरू हो गई। जब उसकी माँ ने भी उससे मुंह मोड़ लिया तो परिवार में उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। लगातार हो रहे दुर्व्यवहार और अकेलेपन के कारण उसे दीवानगी की बीमारी हो गई। समय के साथ ये दीवानगी विवियन को और ज्यादा खोखला करती गई, जब तक कि वो अकेले ही प्रोफेसर, असिस्टेंट और पूरी 5th ईयर की छात्राओं को मार डालने वाली इतिहास की पहली कातिल नहीं बन गई। हालांकि वो उसके बुरे यादों को मिटाने में उसकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन शायद वो उसे उसकी बीती बातों से उबरने में मदद कर सकता था। इसलिए अड्यास ने एक परी बनकर उसकी मदद करने का नाटक किया। जब विवियन को पता चला कि अड्यास उसकी मदद करने आया है तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। क्या सच में आप मेरी मदद करने आए हो? पर आज तक कोई मेरे साथ नहीं था। हालांकि अड्यास को बच्चों को संभालना नहीं आता था, फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, विवियन, असल में तुम में बहुत खास टैलेंट है, बस अभी तक किसी ने उसे पहचाना नहीं। तुम में जबरदस्त तलवारबाजी का टैलेंट है, सच में, पर मैंने तो कभी तलवार हाथ में नहीं ली। मेरा यकीन करो विवियन, परी वो चीजें देख लेती है जो दूसरे नहीं देख पाते। लेकिन फिर भी विवियन को अपने ऊपर यकीन नहीं था। पर मुझसे हर काम में गलती होती है और मुझे डांट पड़ती है। कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तू कसम खा कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगी। उस दिन के बाद से जब भी विवियन को अल्मा डांटती, अड्यास उसे दिलासा देता। फुर्सत के वक्त में वो उसे तलवारबाजी सिखाता और सोते वक्त भी चुपके से उसकी हिफाजत करता। इस तरह अड्यास के बेहतरीन टैलेंट और टिप्स और विवियन की काबिलियत ने मिलकर कमाल का असर दिखाया। सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग में ही विवियन अपनी उम्र के सब बच्चों से आगे निकल गई। उसे लगा कि इतने दिनों की ट्रेनिंग से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, लेकिन अड्यास ने देखा कि आज वो फिर से उदास बैठी है। क्या हुआ विवियन, अब तो तेरी तलवारबाजी बहुत आगे निकल गई है। लेकिन विवियन ने ऐसी बात कह दी कि अड्यास समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। मैं कितनी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लूं, मुझे जितनी भी तारीफ मिल जाए, आप तो मुझे अपना असली रूप दिखाते ही नहीं। अरे मैंने तो बताया था ना कि मैं एक परी हूँ, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। विवियन उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी भी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे अपना असली रूप नहीं दिखाना चाहते। मुझे लगा था कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो आप मुझे दिखा दोगे। मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी आप मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तो इसका मतलब मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ फायदा नहीं है ना। जब अड्यास समझा नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे, तभी दूर से एक आवाज आई, विवियन, तूने मुझे हैरान कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुझमें इतना शानदार टैलेंट है। आने वाला शख्स था काउंट बेलोकन, यानी विवियन का पिता। क्या तू वो तलवारबाजी का तरीका जो अभी दिखाया था एक बार फिर से दिखा सकती है? ये सुनते ही विवियन का चेहरा खुशी से लाल हो गया। इस बार उसने पूरी ताकत लगाकर पहले से भी बढ़िया तरीके से वो तलवारबाजी दिखाई। काउंट बेलोकन ने देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया, जैसे आखिरकार उसने विवियन को स्वीकार कर लिया हो। जाते जाते उसने एक बात कही, सच में बेलोकन परिवार की बेटी हो, बहुत शानदार। पिता के बहुत दूर चले जाने के बाद भी विवियन वहीं खड़ी रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जन्म के बाद पहली बार उसके पिता ने उसकी तारीफ की थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन विवियन ने अचानक बात बदल दी, हालांकि मैं तुम्हारे साथ और रहना चाहती हूँ, लेकिन अब इस सपने से जाग जाना चाहिए ना। असल में विवियन को समझ आ गया था कि ये सब एक सपना है। जैसे ही उसे सच्चाई का पता चला, उसके आसपास की सारी चीजें बिखरने लगी। सपने के खत्म होने से पहले विवियन ने अड्यास का शुक्रिया अदा किया। आपकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी की राह मिल गई। अब मैं अतीत की बातों में नहीं फंसूंगी, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ूंगी। हालांकि वो विवियन को अपना असली चेहरा नहीं दिखा पाया, लेकिन आखिरी पल में उसने विवियन का हाथ पकड़ लिया और उससे पिंकी प्रॉमिस कर ली। तो ये पक्का हुआ, तू अपना वादा निभाना, क्योंकि मैं हमेशा तुझ पर नजर रखूंगा। मुझे यकीन है तू सब कुछ अच्छे से करेगी विवियन, ठीक वैसे ही जैसे इस सपने में किया था। कुछ समय बाद टीचर ने अपने दम पर जादुई घेरा तोड़ दिया। अड्यास की रिपोर्ट सुनने के बाद सबकी राय थी कि इस पूरे मामले के पीछे बैरन का ही हाथ है। 5 लोगों की टीम में से अब सिर्फ 3 बचे थे। क्रिस्टोफर के घायल होने के बाद मौत हो गई और निछाया भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर ये देखकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने अड्यास को बटलर का सिर ठीक से जोड़ने को कहा और अब फौरन साउथ सिटी के लिए रवाना होने को कहा। चूंकि मामले की सच्चाई का पता चल गया था, उसकी राय थी कि इसे जल्द से जल्द निपटा देना चाहिए। पहले जो गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे, बटलर का सिर देखते ही वो डर के मारे सहम गए। जैसे ही उसने साउथ सिटी के दरवाजे को लात मारकर खोला, सामने का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि बैरन एक बदसूरत विशालकाय जानवर के नीचे बैठा है। ये मेरा बेटा एड है। बटलर आखिरकार मर ही गया। फिर बैरन ने अपने आप ही सबको समझाना शुरू किया। अगर वो खुद कुछ नहीं करता तो उसका बेटा कई महीने पहले ही मर चुका होता। उस वक्त एक आदमी टोपी पहने हुए उसके पास आया और बोला कि उसके पास उसके बेटे के इलाज का तरीका है। वो उस वक्त बहुत परेशान था। उसने कहा कि चाहे जो हो जाए, बस उसके बेटे को जिंदा रखो, चाहे वो ऐसा राक्षस ही क्यों ना बन जाए। फिर वो अपने बेटे के सामने घुटनों के बल गिर गया और बोला,
मुझे माफ कर देना, मैं तेरा नाकारा बाप हूँ। ये सुनते ही असिस्टेंट प्रोफेसर गुस्से से आगे बढ़ा और बैरन को पटक दिया। ये बात जो अभी कही है उन लोगों के सामने जाकर कहना जिन्हें तूने और तेरे बटलर ने ब्लैक मैजिक से मार डाला। फिर उसने वहां मौजूद सैनिकों को आदेश दिया, क्या देख रहे हो, जल्दी जाकर सर्च टीम को बुलाओ, इस राक्षस को तुरंत खत्म करना होगा। उसके बोलते ही अड्यास ने चालाकी से रॉक मैजिक का इस्तेमाल किया और एक ही झटके में बैरन के बेटे का काम तमाम कर दिया, जो पहले ही राक्षस बन चुका था। अरे बुकवर्म, तूने बिना बताए हमला क्यों किया? ब्लैक मैजिक से जुड़ी चीजों को किसी भी अनहोनी से पहले ही निपटा देना सही रहता है, और बैरन के पास अहम जानकारी है, इसलिए उसे जिंदा रखना जरूरी है। कुछ देर बाद गिरफ्तार किए गए बैरन को सीधे एम्पायर की सर्च टीम ले गई और कॉलेज लौटने पर उसे और विवियन को बयान दर्ज कराने के लिए सर्च टीम बुला लिया गया। बाहर निकलने के बाद विवियन ने पूछा, एल्फ सर, क्या आपको पहले से पता था कि अगर आप बैरन के बेटे को नहीं मारेंगे तो वो पागल जादूगरों की एक्सपेरिमेंट की चीज बन जाता? इस पर अड्यास ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुप रहकर मान लिया। लेकिन उसने पूछा, तू मुझे एल्फ क्यों बुला रही है? अभी तो तूने मुझे लगभग पहचान ही लिया था, क्योंकि तुम्हारी और उस एल्फ की आवाज एक जैसी है। तभी दूर से लूसिया दौड़ती हुई आई। वो बहुत खुश थी और एक प्लेट पकड़े हुए थी। सर, अब आप कॉलेज में सेलिब्रिटी बन गए हो क्या? हाय, मैं तो लो प्रोफाइल रहना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मेरी काबिलियत ही ऐसी है। फिर लूसिया बात पर आ गई, मैंने सुना है कि पोषण वेरिफिकेशन के बाद इनाम भी मिलता है। खैर, अब तो तुम अमीर हो गए हो, उन पैसों से हम पार्टी करेंगे और साथ में पोषण बनाने की सफलता भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अभी वेरिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, फिर कभी। अड्यास को अभी पैसों की सख्त जरूरत थी। दोनों ने अगले दिन मैजिक टॉवर पर मिलने का प्लान किया। जो भी लेट आया समझो उसकी खैर नहीं। गेम में मैजिक टॉवर सभ्यता के लिए योगदान देने वाला एक एलीट मैजिक ग्रुप होता है, जिसने मैजिक से चलने वाली ट्रेन, मैजिक हीट लैंप और खाद आदि का आविष्कार किया था। कोई भी मशहूर मैजिक टॉवर देश या रईसों से भारी ग्रांट पाने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन अड्यास बीमार और कमजोर लूसिया को पीठ पर बिठाकर मैजिक टॉवर पहुंचा। लूसिया ने अचानक पूछा, कल वो विवियन तुम्हारी क्या लगती है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। क्यों? अच्छा चलो, लेकिन पार्टी तो करनी ही पड़ेगी। अरे तू तो अमीर है, मेरे पैसों पर क्यों टूटी पड़ती है? दोनों इस तरह मजाक कर ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज ने उन्हें टोका, बड़े शान से आ रहे हो, जरा भी टेंशन नहीं है। आने वाला शख्स था रोडलैंड मैजिक टॉवर का हेड बहट याविन। उसने पहले अड्यास को चिढ़ाया, जैसा बाप वैसा बेटा, देखने में भी उतना ही बेवकूफ लगता है। फिर उसने लूसिया से पूछा, तू ही है वो होलिंगटन वाली औरत? मेरा नाम लूसिया एबर्स्ट है। अगर तू चाहता है कि मैं तेरा नाम याद रखूं तो पहले खुद को उस लायक साबित कर। इतना कहकर टॉवर हेड ने अपने पैरों तले स्पेस मैजिक का इस्तेमाल किया और एक पल में तीनों एक दूसरी जगह पहुंच गए। तुम लोग पोषण वेरिफिकेशन के लिए आए हो? जी टॉवर हेड, इसका असर देख लिया गया है, अब बस बनाने की प्रक्रिया पर बची है। इतना सुनकर टॉवर हेड ने उनके बनाए रिकवरी पोषण को चखा और सिर्फ स्वाद से ही उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स का पता लगा लिया। मोशायरन के पत्ते, टार ट्री का लिक्विड, जहाज का फल, पियाना मैजिक मशरूम, बाकी क्या है, होल पीस लिक्विड और मटारोटा जड़ की छाल। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉवर हेड ने पहले भी लूसिया के बारे में सुन रखा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी उम्र में ये इतना अच्छा पोषण बना लेगी। फिर उसने एल्डर्स की तरफ देखते हुए कहा, वेरिफिकेशन खत्म हुआ, इन्हें पास कर दो। लेकिन क्लोनवेल परिवार का ये छोटा लड़का यहाँ क्यों है? टॉवर हेड ने थोड़ी सहलाते हुए पूछा। खबरों में लिखा है कि ये भी इसे बनाने वालों में से है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसने तो बस नाम भर के लिए हाथ बटाया होगा। ये सुनते ही लूसिया ने जल्दी से समझाया, अगर सर न होते तो मैं ये पोषण कभी नहीं बना पाती। असल में ज्यादातर काम सर ने ही किया था, मैंने बस थोड़ी मदद की थी। कोई बात नहीं, जरा पुष्टि कर लेते हैं। फिर उसने उंगलियां चटकाई और दोनों टॉवर के अंदर लैब में पहुंच गए। तू मेरे सामने एक और पोषण बना, स्टोर में रखे सारे मटेरियल इस्तेमाल कर सकता है। 5 मिनट बाद टॉवर हेड ने अड्यास के बनाए पोषण को छका और कहा, अच्छा बनाया, मैं तेरी काबिलियत को कबूल करता हूँ। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, तूने इसमें होल पीस लिक्विड क्यों डाला? अड्यास ने इसका बेहतरीन जवाब दिया, बस इतना काफी है। पर मैंने तो अभी पूरा जवाब नहीं दिया। अड्यास को बस इतना सा ख्याल आया, मैं हूँ अड्यास क्लोनवेल, वही जिसका तूने सालों पहले मजाक उड़ाया था। सालों बाद तू काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। पता नहीं टॉवर हेड का क्या प्लान था। उसने अड्यास से एक शर्त लगाने को कहा, अगर वो इसी साल के अंदर एक नया पोषण बना लेता है तो टॉवर हेड क्लोनवेल परिवार का सारा कर्ज माफ कर देगा और उसे एक और चीज भी देगा जो वो मांगेगा। लेकिन अगर वो नहीं बना पाया तो अड्यास को तुरंत रोलैंड अकादमी से निकलना होगा। टॉवर हेड ने पूछा कि क्या वो ये शर्त स्वीकार करने को तैयार है? हालांकि शर्त काफी सख्त थी, लेकिन क्लोनवेल परिवार के सबसे बड़े बेटे के लिए ये ऑफर था जिसे वो ठुकरा नहीं सकता था। बहुत अच्छे, कमाल की बात है, बस पता नहीं ये करके दिखा पाएगा या नहीं। एक पल के लिए टॉवर हेड को अड्यास में उसके पिता की परछाई नजर आई। तो मैं तुझे कामयाबी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सीन बदलता है, अब हम कैलन की लैब में हैं। जिस वैम्पायर को अड्यास ने पहले साफ किया था वो जाग चुका था। उस वक्त उसका पूरा शरीर लाल मैजिक से भरा हुआ था। उसने बस हल्का सा हाथ घुमाया और जो जंजीरें वो पहले नहीं तोड़ पाता था वो आराम से टूट गईं। वो अपनी बेइज्जती का गुस्सा निकाल रहा था, पूरी लैब को तोड़फोड़ डाला। उसे वो बात याद आ रही थी जब अड्यास ने
ने उससे अपने परिवार की कसम खाने को कहा था। उसे ये बहुत मजेदार लग रहा था। दूसरी तरफ अड्यास ने शर्त स्वीकार करने के बाद मैजिक टॉवर से मटेरियल का एक बॉक्स भी हासिल कर लिया था। इससे उसे पैसों की टेंशन नहीं रही। अब वो पोषण बनाने के अलावा बाकी वक्त आराम से ट्रेनिंग कर सकता था। बस एक चीज की टेंशन थी, आलस। वो सोच रहा था इसे बाद के लिए बचाकर रखने से अच्छा है इसे अभी अपनी जरूरत की चीजों में बदल लिया जाए। आखिर उसके पास वक्त कम था। ये सोचकर उसने कैरन वाले लोगों का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। दोबारा जब वो कैलन से मिला तो सामने वाला साफ नाराज था। अरे वाह, कॉलेज का सेलिब्रिटी मुझसे मिलने कैसे आ गया? फिर उसने पोषण उठाकर पूछा, ये तूने बनाया है? हाँ, फाइनल वेरिफिकेशन खत्म हो गया, इसलिए आपको बताने आया था। अपने टीचर को छुपाकर रिसर्च करने वाला अब रिपोर्ट करने आया है। वो कुछ समझाता इससे पहले ही कैलन ने उसे चुप रहने को कहा और अपने साथ नीचे सीक्रेट लैब में ले गया। तू हमेशा याद रखना, तू मेरा स्टूडेंट है। अड्यास ने सोचा नहीं था कि वो इतना छोटा दिल वाला होगा। लग रहा था कि आज आलस वाली बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो मूड में नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन कम से कम वैम्पायर की हालत तो देख ही सकता है। लेकिन लैब की हालत देखकर दोनों हैरान रह गए। जो लैब पहले बहुत व्यवस्थित थी वो बुरी तरह तबाह पड़ी थी। सिर्फ अड्यास जानता था कि शायद वैम्पायर ने सफलतापूर्वक इवॉल्व कर लिया है, लेकिन बेवकूफ ही होगा जो ये बात मान लेता। नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे फाड़ डाले। बस कैलन को वहीं बेबस होकर गुस्सा होते छोड़ दिया। बाहर निकलने के बाद अड्यास आलस वाली बात सोच रहा था। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि ऊपर से कोई आवाज आ रही है। भागा हुआ वैम्पायर वहां से नहीं गया था, बल्कि पास में ही जानबूझकर उसका इंतजार कर रहा था। वो जानना चाहता था कि उसके शरीर की अब क्या हालत है, इसलिए वो चाहता था कि अड्यास उसे अच्छे से समझाए। मेरा ऐसा कोई फर्ज नहीं है और मैंने अपना वादा भी निभाया। तुझे पता होना चाहिए कि परिवार की कसम के सामने झूठ नहीं बोला जा सकता। तू फिक्र न कर, मैं तुझ पर हमला नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुझसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। मजबूर होकर उसने सोचा कि कैसे भी करके उसे टाल दूं। मैं अपनी ताकत से वो हथकड़ी कभी नहीं तोड़ सकता था, इसलिए कोई और तरीका अपनाया। बेकार की बातें छोड़, पॉइंट पर आ। तो वो कमाल का तरीका क्या था? अचानक वैम्पायर को लगा जैसे उसके शरीर से कोई जानी पहचानी खुशबू आ रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे नशे में हो, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं। हाँ, अब मुझे कुछ समझ आने लगा है, मामला इंटरेस्टिंग होने लगा है। अड्यास सोच ही रहा था कि ये क्या बकवास कर रहा है, तभी वैम्पायर ने उसे पलटकर जोर से पेड़ से दबोच लिया। हालांकि मैं और पुष्टि करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ बहुत नजरें हैं, इसलिए फिलहाल चुप रहता हूँ और हम फिर मिलेंगे। वैसे भी जहां तक तूने मुझे जो ताकत दी है मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मुझे एहसानमंद होना पसंद नहीं, इसलिए मैं भी तुझे कुछ तोहफा देता हूँ। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था, इसलिए अड्यास उसके चंगुल से छूट नहीं पाया। फिक्र मत कर, काटने पर ज्यादा दर्द नहीं होगा, क्योंकि तू मेरी किस्मत का लिखा दूसरा हाफ हो सकता है। इतना कहकर उसने अपने होंठ खोले, लार से भरी जीभ बाहर निकाली और अड्यास की गर्दन पर ऐसा निशान बना दिया जो किसी को नहीं दिखाया जा सकता था। इस वजह से अगले दिन उसे पूरा बॉडी कवर करके क्लास जाना पड़ा। क्या मतलब मेरी किस्मत का लिखा दूसरा हाफ? अड्यास को झूठ बोलना पड़ा कि उसे सर्दी लग गई है। टीचर को लगा कि पोषण बनाने की ज्यादा मेहनत से वो बीमार हो गया है। तू वापस जा सकता है, मैं तुझे एब्सेंट नहीं लगाऊंगा। अड्यास जब शुक्रिया कर रहा था, टीचर ने फिर कहा, लेकिन थोड़ा निराश कर दिया। असल में तू जब चाहे हर्बोलॉजी के प्रोफेसर से सलाह ले सकता था। क्या शर्म आ रही थी? सब समझ गए कि वो ये पूछ रहा था कि उसने उसे इसमें शामिल क्यों नहीं किया, लेकिन अड्यास ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं हमेशा प्रोफेसर की सलाह के लिए एहसानमंद हूँ, खासकर होल पीस लिक्विड और मटा रोटा जड़ की छाल वाली सलाह के लिए। लूसिया ये सुनकर हैरान रह गई। क्या ये अब वो बात वापस लेने वाला है? हाँ, अड्यास ने आगे कहा, जब मैंने उन दोनों चीजों को डालकर उबाला तो पोषण बन गया। ये कहते ही पूरी क्लास में हलचल मच गई। न सिर्फ टीचर की इज्जत चली गई, बल्कि नीचे बैठे स्टूडेंट्स भी आपस में कानाफूसी करने लगे। अड्यास क्लोनवेल, रुक जा। अड्यास जानता था कि अगर वो चुप रहेगा तो सब उसे बेवकूफ ही समझेंगे, इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ता गया। तभी लूसिया आगे आई। प्रोफेसर, मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ, क्या मैं इसकी तरफ से कुछ कह सकती हूँ? हाँ, बोलो। हमने आपकी क्लास में पोषण से जुड़ी बेसिक नॉलेज सीखी थी और इस बार उसी नॉलेज का अच्छे से इस्तेमाल किया, इसलिए मेरा मानना है कि बिना किसी की मदद के अपने दम पर रिसर्च करने का बहुत महत्व है, और यही तो हम जादूगरों को करना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अड्यास ने सोचा नहीं था कि प्रोफेसर लूसिया से इतना डरकर पेश आएगा। अगली बार हम आपसे सलाह जरूर लेंगे, हालांकि आप अपनी रिसर्च में भी व्यस्त होंगे। ये सुनते ही प्रोफेसर ने चुपचाप बात आगे बढ़ा दी। कोई बात नहीं, तुम जब चाहो मुझसे पूछ सकते हो। अड्यास और लूसिया दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। उसने सोचा था कि इस बीमार लड़की के साथ आने से उसे परेशानी होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। खैर, जो भी हो, शुक्रिया लूसिया। जब से अड्यास को लेजी का पेज मिला था, वो इसे बेचने का मौका ढूंढ रहा था। इसके लिए उसने पहले अपने गाइड कैलन से बात की। जब उसने धीरे से लैंडो के पत्ते के बारे में बताया तो कैलन को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसके चेहरे के हाव भाव से साफ था कि वो इस वक्त बहुत उत्सुक है, लेकिन अड्यास जानता था कि वो जाहिर नहीं करेगा। ऐसी बेवकूफी भरी बात मत कर, ये चीज तेरे जैसे इंसान को नहीं मिल सकती। फिर अड्यास ने डरा हुआ होने का नाटक किया। जब उसने सावधानी से अपने स्पेस से लैंडो के पत्ते का एक टुकड़ा निकाला तो कैलन की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसने यकीन कर लिया
किया कि ये असली लैंडो पेज है तो उसने मुश्किल से अपनी लार निकली और बिना कुछ कहे अड्यास को खुद इसे रखने को कहा। उसने कहा कि ये चीज बहुत कीमती है, अगर इसे अपने पास रखोगे तो मुसीबत में पड़ सकते हो, लेकिन वो इसके लिए एक मौका जुटा सकते हैं जिससे वो अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकें। बिल्कुल जैसा उसने सोचा था, कैलन बहुत सतर्क था, लेकिन जो हमेशा अपने फायदे को पहले रखता हो वो ऐसी चीज के प्रति लालची कैसे नहीं हो सकता। फिर उसने अड्यास से इस हफ्ते उसके साथ ब्लैक मैजिक की दुनिया में चलने को कहा। 2 दिन बाद का वक्त तेजी से आ गया। अब वो शहर के पूर्वी छोर पर था जो इंसानों के लिए मना किया हुआ इलाका था। कैलन ने गाड़ी का इंतजाम कर लिया था, लेकिन मीटिंग एक अलग ही समस्या थी। उसने शायद लैंडो पेज के बारे में बाकी लोगों को भी बता दिया होगा। वहां तो बिना नियम कायदे के काम करने वाले लोग थे, इसलिए उसे कोशिश करनी थी कि वो सुरक्षित रहते हुए बातचीत कर सके। कैलन के चेहरे को देखकर भी पता चल रहा था कि वो क्या सोच रहा है। शायद वो सोच रहा था कि कैसे लैंडो पेज का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें हासिल की जाए जिससे वो और तरक्की कर सके। उसने अडियास को पेज अपने पास रखने को इसलिए कहा था ताकि मुसीबत के वक्त उसे आगे कर दे। तभी गाड़ी में जोर का झटका लगा। कैलन ने कंकाल के सिपाही के जरिए देखा कि एक काले लबादे वाले शख्स ने घोड़े को रोक लिया है। फिर वो शख्स अपना लबादा उतारकर उनकी तरफ बढ़ा। क्या तुम लोग मीटिंग में जा रहे हो? क्या मुझे भी साथ ले चल सकते हो? उसका चेहरा देखते ही अड्यास चौंक गया। ये तो वही है। कैलन उसके रिक्वेस्ट को इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि ये शख्स था सैमन, जो इस वक्त दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता था। वो एक ऐसा इंसान था जो सच्चाई जानने के लिए हर हद पार कर सकता था, इसलिए दुनिया उसे सच्चाई का पीछा करने वाला शैतान कहती थी। अड्यास जानता था कि लैंडो लेकर मीटिंग में जाने की बात फैल चुकी है। कैलन के चेहरे पर इस वक्त बेहद बदकिस्मती के भाव थे, लेकिन सैमन की अगली बात ने उसे और चौंका दिया। मेरे गाड़ी में आने के बाद से तू ऐसे चेहरा बनाए बैठा है, क्या तुझे मेरा मीटिंग में आना पसंद नहीं है? ये सुनते ही कैलन झट से समझाने लगा। उसकी घबराहट देखकर सैमन जोर से हंस पड़ा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चीज नहीं छीनूंगा, मैं बस मीटिंग में शामिल होने आया हूँ। अड्यास को पहले से पता था कि ये आदमी पागल है, लेकिन इतना पागल होगा उसने सोचा नहीं था। फिर सैमन की नजर अड्यास पर पड़ी और उसने बहुत हैरानी से देखा, तूने फिर एक क्लोनवेल को कैसे पकड़ लिया? अड्यास को बड़ा कौतूहल हुआ कि उसने फिर क्यों कहा, जैसे क्लोनवेल परिवार के बारे में कोई राज हो। फिर सैमन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तेरा चेहरा देखकर लगता है तुझे कुछ नहीं पता। मैं तुझे सिर्फ इतना बताऊंगा, खूब संघर्ष करने के लिए तैयार रहना। और इस वक्त कैलन का चेहरा उतरा हुआ था। अड्यास समझ गया कि कैलन ने उससे कुछ जरूर छुपाया है। उसी वक्त दूर एक अजीब सी चीज दिखाई दी। शांत झील की सतह पर काले तरल का एक ढेर धीरे धीरे उठा और उसने खिसियानी हंसी हंसी। ड्रैगन ने माफी मांगी, लेकिन सैमन को देखते ही उसकी आवाज बंद हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सैमन उनके साथ होगा। अड्यास ने अंदाजा लगाया कि वो शायद लेजी पेज के लिए आया था, लेकिन सैमन को उनके साथ देखकर उसने अपने इरादे पीछे खींच लिए। सब लोग जल्दी से मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गए। तभी सैमन ने कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस की। यहाँ बहुत सारे चूहे घुस आए हैं। ये सुनते ही कैलन और ड्रैगन डर गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये लोग इतनी जान जोखिम में डालेंगे। सैमन के यहाँ होते हुए भी ये लोग लेजी पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे थे। जंगल में छिपे जादूगरों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन सैमन इन कमजोर जादूगरों से नहीं डरने वाला था। चलो देखते हैं कि यहाँ कितने ब्लैक मैजिक यूजर हैं। सैमन ने जैसे ही अपनी एनर्जी रिलीज की, उसकी पावर ने पूरे 10 किलोमीटर के इलाके को कवर कर लिया। हर किसी की मैजिकल कोर उससे छुपी नहीं रह सकी, एडियास की भी नहीं। बस हो गया बच्चों, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। सैमन का चेहरा इस वक्त बेहद एक्साइटेड था, बिल्कुल शिकार को देखते जानवर जैसा। अगले ही पल उसने एक छलांग लगाई और गायब हो गया। जब ब्लैक मैजिक यूजर भागने की सोच रहे थे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सैमन उनके पीछे खड़ा था। तो अब खेल खत्म हुआ। फिर सैमन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और जंगल में एक धमाका हुआ, मानो मशरूम के आकार का बादल छा गया। दूर चर्च में भी जोरदार कंपन हुआ। कुछ ही देर में मीटिंग के दरवाजे धीरे धीरे खुले और सैमन ने सबको हाय कहा। सब हैरान थे कि ये शैतान भी यहाँ आ गया। सैमन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर मैं नहीं होता तो लेजी किसी और चोर के हाथ लग जाती। फिर उसने अडियास से बैग खोलने को कहा और उसमें से कुछ सिर बाहर गिरे। बाकी लोग बस चुपचाप देखते रहे। गेम में तुलना करना मुश्किल है, लेकिन इस सैमन ने सिर्फ अपनी पावर रिलीज करके सबको खत्म कर दिया। ये बताने के लिए काफी था कि वो कितना बड़ा बल है। जेस्टर बेसब्री से अडियास को लेजी पेज निकालने के लिए इशारा कर रहा था। कैलन की इजाजत के बाद उसने अपना स्पेस खोला। पीछे से सैमन उसे देख रहा था। ये छोटा लड़का इंटरेस्टिंग है। उसने न सिर्फ मुझे लोगों को मारते हुए देखा, बल्कि बिना डरे उनके सिर काटने का हुक्म भी माना। उसने एक और बात नोटिस की, अड्यास में भी उसी की तरह डुअल कोर था। जैसे ही अड्यास पेज निकालने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, सैमन चुपके से उसके पीछे आ गया और उसकी गर्दन पर हल्की सी सांस छोड़ दी। अचानक हुई इस हरकत से उसका हाथ रुक गया। क्या गेम में सैमन को लड़के पसंद हैं? दूसरे ब्लैक मैजिक यूजर भी हैरान थे। तभी सैमन ने अड्यास को बुलाया। तू मुझे बहुत पसंद आया छोटे, मैं तुझे बिना शर्त एक बार मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा क्लोनवेल परिवार से भी कुछ नाता है। ये सुनते ही अड्यास को झटका लगा, क्योंकि गेम में सैमन कभी झूठ नहीं बोलता था। वो जो भी वादा करता था उसे निभाता था। अगर अब उसकी मदद मिल गई तो उसे अपना पुराना प्लान बदलना पड़ेगा। फिर निग धीरे धीरे समन स्पेस से बाहर आया। सबकी नजरें उसके हाथ में रखे लेजी पेज पर टिकी थी। इसमें कोई शक नहीं कि ये असली चीज थी। अड्यास के
कंकाल को देखकर कैलन हैरान रह गया। उसे पता ही नहीं था कि अड्यास को ये कंकाल कब मिला। सैमन भी पेज को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये छोटा सा कंकाल लेजी की ताकत सहन कर सकता है। अड्यास इस वक्त बहुत नर्वस था क्योंकि अगला कदम अगर गलत होता तो उसकी लाश तक नहीं मिलती, इसलिए उसे बहुत शांत रहना था। अब उसे इन शैतानों के बीच में दांव लगाना था, इसलिए कोई हिचकिचाहट या गलती नहीं होनी चाहिए। अड्यास ने सबको असली लेज़्बे दिखाने के बाद फौरन निक को वापस स्पेस में भेजने का आदेश दिया। सब उसके इस रिएक्शन से चौंक गए। फिर अड्यास ने जल्दी से अपनी तलवार निकालकर अपनी ही छाती में घोंप ली। अगर वो जरा और जोर लगाता तो तलवार उसके दिल को चीर देती, इसलिए वो चाहता था कि उसकी ये कोशिश कामयाब हो। उसने सबको बताया कि वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि उसकी कोशिश को सराहा जाए। ये सुनते ही मोलेसा ने चुपके से मैजिक का इस्तेमाल करके उसे पीछे से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उन सब ने अड्यास को कम आंका था। लेजी पेज और कंकाल सिपाही दोनों उसके स्पेस में थे, इसलिए अगर वो मर गया तो वो लोग हमेशा के लिए लेजी का पूरा पेज नहीं पा सकते। फिर उसने सैमन को बुलाया। अभी आपने कहा था कि मेरी एक बार मदद करोगे, तो अब मेरी रक्षा करो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मेरा जख्म ज्यादा देर नहीं सहेगा। सैमन ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का इतना पागल होगा। क्या उसने सिर्फ अपनी कुछ बातों के भरोसे ऐसा किया था? क्या तूने ये नहीं सोचा कि शायद मैं झूठ बोल रहा था? अगर ऐसा है तो अड्यास उसे भी मंजूर था, क्योंकि इस पागल दुनिया में जीने के लिए वो खुद भी पागल बनने को तैयार था। उसकी इस बात ने सबको चुप करा दिया। सैमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये लड़का सच में मजेदार है। मैंने तुझे संघर्ष करने को कहा था, मरने को नहीं। इतना कहकर सैमन ने सीधे अपना हथियार निकाल लिया। उसकी पावर धीरे धीरे फैलने लगी। ये था लीजेंडरी आइटम, डेमन स्पीयर इविल स्नेक। अगर तू ऐसा करता है तो मेरे पास और कोई चारा नहीं बचता। मैं उन सबको मारूंगा जो तेरे खिलाफ जाएंगे। अब से अगर किसी ने क्लोनवेल को छुआ तो उसे मरना होगा। सबसे पहले छोटी बच्ची ने कहा कि वो उसे नहीं छुएगी क्योंकि उसे ये सब और इंटरेस्टिंग लग रहा था। बाद में अगर कोई तकलीफ देगा तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगी। क्या सच में एक छोटे लड़के की खातिर हम सबसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? सैमन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरा मिजाज जानते हो ना। तभी मोलेसा ने भी सवाल उठाया, क्या तू सच में इसकी हिफाजत करेगा? अगले ही पल सैमन ने अपनी जानलेवा पावर रिलीज कर दी। लानत है, क्या मुझे दोबारा दोहराना पड़ेगा? अब वो दोनों चुप हो गए क्योंकि यहाँ के सारे लोग मिलकर भी शायद सैमन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तब जेस्टर ने पूछा, कैलन के स्टूडेंट, तू आखिर चाहता क्या है? ये सुनते ही अड्यास ने अपनी तलवार निकाली और जल्दी से एक रिकवरी पोशन पी लिया। वो जानता था कि अब उसे बातचीत करने का हक मिल गया है, लेकिन वो सीधे जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि इससे उसे सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता था। उसने तुरंत पूछा, ये चीज बदले में क्या मिल सकता है? जोकर भी बहुत चालाक था। क्या तुझे नहीं पता तुझे क्या चाहिए? ऐसा कहकर उसने उसे एक लिस्ट दी और कहा कि इसमें से 5 चीजें चुन ले। सच में बड़ा चालाक था वो। अगर अदेयस को समझ नहीं होती तो शायद धोखा खा जाता। उसने तुरंत लिस्ट देखी और कुछ जाने पहचाने नामों ने उसका ध्यान खींचा। ज़ियानडाई की रानी मिलेनाई और टाइगर किंग तामुल की लाशें, ये बेहतरीन चीजें थीं जिन्हें वो कभी गंवा नहीं सकता था। तभी वहां मौजूद एक बड़े आदमी ने जेस्टर को याद दिलाया कि वो लाशें तो मोलिन साहब को बेची जा चुकी हैं। अगर किसी और को दे दी तो वो बहुत नाराज होंगे। ये सुनते ही अदेयस को झटका लगा। मोलिन तो नेक्रोमेंसरों का बादशाह था। अगर ये चीजें सच में उसने खरीद ली तो अब उससे पंगा लेना मुश्किल कर देगा। जब वो हार मानने ही वाला था कि अचानक एक आवाज ने सबको चौंका दिया। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ गईं। ये आवाज थी खुद मोलिन की। सबकी नजरें एक मक्खी पर जा टिकी। पता चला यहाँ जो कुछ भी हुआ वो उसने देख लिया था। उसने अदेयस को वो सामान ले जाने की इजाजत दे दी, लेकिन तभी कारेन आगे आ गया और बोला कि अदेयस अभी इतने बढ़िया माल को संभालने लायक नहीं है। मगर मोलिन ने कहा कि ये सब सोचना तुझे नहीं है। इतना ही नहीं, लिस्ट में जितना भी सामान उसका था वो सब उसने अदेयस को दे दिया। अदेयस को समझ नहीं आया कि मोलिन उसके साथ इतनी अच्छाई क्यों कर रहा है, लेकिन वो जानता था कि ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, इसलिए उसने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया। बस कारेन बहुत पछता रहा था कि उसने अकेले आकर ये सब क्यों नहीं देखा, मगर चाहते हुए भी वो सिर्फ दांत पीसकर अदेयस को ये सब ले जाते हुए देख सकता था। तभी सालोन ने उसे और भी बढ़िया चीजों के बारे में बताया और पूछा, पक्का बस यही चीजें चुननी है? इसके बाद अदेयस ने वो सारा सामान अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। ये सबसे बढ़िया चीजें तो नहीं थी, लेकिन उसकी अभी की ग्रोथ के लिए सबसे फायदेमंद थी। वो इन चीजों से 4 तरह की दवाइयां बना सकता था, जिनकी कीमत कई गुना बढ़कर अरबों तक पहुंच जाती। और आखिर में उसने लूसिया के लिए उसकी बीमारी ठीक करने वाली दवा भी चुन ली। सब खत्म होने पर जेस्टर ने उससे कहा कि अब वो पत्ता दे दे। ये सुन अदेयस ने फिर से स्पेस खोलकर लेजिनेस निकाला। उस आदमी ने फुर्ती से उसे ले लिया। बाकी लोग भी छीनने के लिए तैयार खड़े थे। डर था कि कहीं वो फिर से पलट ना जाए। तभी सालोन एक झटके में उसके पीछे आ गया। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता उसने छत को चीरा और अदेयस को लेकर उड़ गया और बाकी लोग बस उन्हें जाते देखते रह गए। इन लोगों की प्रतिक्रिया देखकर अदेयस समझ गया कि भले ही उसने लेजिनेस का पत्ता उन्हें दे दिया था, वो लोग उसे जाने नहीं देने वाले थे। सालोन ने कहा कि ये तो स्वाभाविक था, तो अब तू कहाँ जाएगा? अदेयस ने सोचा पहले एकेडमी लौटना चाहिए, वहीं सबसे सुरक्षित रहेगा। सालोन ने हैरान होकर पूछा, क्या बार्ट को नहीं पता तेरे ब्लैक मैजिशियन होने के बारे में? अगर उसे पता होता तो मैं जिंदा नहीं बचता।
रास्ता। तब सालोन ने कहा, किस्मत बड़ी अजीब चीज है। अदेयस हैरान था कि वो क्या कह रहा है, बस इतना बोला कि अगर तू जिंदा बचा रहा तो शायद अपने बारे में सब कुछ जान जाएगा। कुछ देर बाद अदेयस एकेडमी लौट आया। अब सोचना था कि इन दोनों लाशों का क्या किया जाए। हालांकि वो टाइगर किंग को अभी भी बुला सकता था, लेकिन अभी उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि नेक्रोमेंसी लेवल बढ़ाने के बाद ही उन्हें बुलाया जाए, तभी उनकी असल वैल्यू निकलेगी। इसी बीच उसे बैग में एक किताब भी मिली। ये देख वो उत्सुक हो गया। उसने तो किताब को इनाम के तौर पर नहीं चुना था। क्या ये हमेशा से स्टोरेज बैग में थी? जब उसने उसे उठाकर देखा तो पाया कि ये मॉलिन की खुद की लिखी हुई ब्लैक मैजिक की किताब थी, जिसमें वो सारी जानकारी थी जो कारेन की लाइब्रेरी में नहीं मिलती थी। अगर वो ये किताब पढ़ लेता तो शायद आज मिली लाशों से हाई लेवल की चीजें बुला सकता था। तभी निगल की प्रॉपर्टीज वाली स्क्रीन सामने आई। कंकाल सैनिक के इवॉल्व होने की संभावना 100% थी। इवॉल्व होने पर 66 तरह की शक्लें संभव थीं। पूछा गया कि क्या इवॉल्व करना है। रैंडो के गायब होते ही इवॉल्व वाली स्थिति आ गई थी। क्या पहले रिविलेशन के कारण ही ये रुक रहा था? चूंकि 100% संभावना थी तो पहले इसे इवॉल्व हो जाने दिया। निगल की प्रतिक्रिया वैम्पायर जितनी दर्द भरी नहीं लग रही थी। क्या इसकी वजह ये थी कि वो एक अनडेड जीव था? तभी उसके कमरे के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। कौन? पता चला कुछ देर पहले ही रैंडो के मामले को निपटाकर सालोन मॉलिन के ठिकाने पर पहुंच गया था। असल में एक बात उसे हमेशा से समझ नहीं आई थी। तूने जानबूझकर रैंडो के बारे में जानकारी मुझे क्यों दी? क्या सिर्फ एंड्रियास नाम के एक शख्स की हिफाजत के लिए? मॉलिन ने यह सुनकर बस मुस्कुराते हुए कहा, यह समझना मुश्किल है क्या? लेकिन ये जानने के बाद सालोन ने उससे सवाल करने के बजाय जोर से हंसना शुरू कर दिया। तूने केन को बहुत अच्छे से संभाला, उसके बेटे के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। उसके पिता को तो साम्राज्य वालों ने फंसाया था ना। अगर उसे अपने और तेरे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो क्या वो कुछ गलत नहीं कर देगा? मॉलिन ने भी उसकी बेअदबी की परवाह नहीं की। तो क्या तू नेक्रोमेंसी की उत्पत्ति के बारे में जानता है? ये एक ऐसा जादू था जो किसी अपने से प्यार करने वाले को अमर रखने के लिए बनाया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने प्यार के साथ रहने के लिए लगातार सुधारा गया जादू था। ये सुनकर सालोन को कुछ समझ नहीं आया। लगता है तू समझ गया मैं क्या कह रहा था। ऐसा लगता है केन और क्रॉमवेल के अलावा भी तेरा कोई रिश्ता रहा है। ये राज शायद तुझसे मिलना मुश्किल है। इसके बाद मॉलिन ने उससे एंड्रियास के बारे में क्या राय है पूछी, लेकिन सालोन बिना कहे नहीं रह सका। ये लड़की आम नहीं है, ये तो बिल्कुल पागल है। एक ऐसा इंसान जो दुनिया को पागल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ दरवाजा खोलने पर उसने पाया कि आने वाला लूसिया था। उसके रिएक्शन से लग रहा था कि कोई अच्छी खबर है। फिर एंड्रियास लूसिया के साथ उसके घर गया और उसके पिता विलियम से मिला, और वो इतनी दूर यहाँ आया था। दरअसल ये पोर्शन के मुनाफे के शुरुआती हिसाब से जुड़ा मामला था। ऐसे फायदे के मसले आमने सामने बैठकर हल करना बेहतर होता है। विलियम ने मुझे इतना युवा और होनहार देखकर बहुत खुशी जताई। पास खड़ी लूसिया भी गर्व से भरी हुई थी। ये सौदा तुम मेरी बदौलत कर पाए। मैंने अपनी साख गिरवी रखकर तुम्हारी गारंटी दी थी। फिर विलियम ने एंड्रियास को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसमें साफ लिखा था कि उसे इस बार 60% मुनाफा मिलेगा और हर पीस का कमीशन 300 मिलियन था, और आखिर में उसे मिलने वाली रकम 18 अरब से भी ज्यादा थी। ये बहुत बड़ी रकम देख एंड्रियास हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। पता चला महज एक महीने में ही 1000 से ज्यादा बिक गए थे। लेकिन विलियम ने एंड्रियास को बताया कि ये तो सिर्फ पहले महीने की शुरुआत है। जैसे जैसे नाम होगा शायद ये और दुगना हो जाए। तभी उसका खाने का समय हो गया। मुझे तुम्हारी अच्छी तरह से दावत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लूसिया पहली बार किसी दोस्त को घर लाई है, और सबसे बड़ी बात कि वो एक लड़का है। ये सुनते ही उसे बुरा लगा। कहीं ये कुछ गलत तो नहीं समझ रहे? और एक महीने बाद ये दवाइयां बाजार में बहुत लोकप्रिय हो गई थी। पूरे सोशल सर्कल में धूम मच गई थी। दूर दराज के युद्ध के मैदान में भी इनका बहुत क्रेज था। इसलिए बिजनेस ग्रुप ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई दुकानें लगाने और फैक्ट्री का विस्तार करने का फैसला किया। पता चला इस महीने फिर से 2000 से ज्यादा बोतलें बिक गईं। अगर उसे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वो पहले ही कंप्यूटर खरीद लेता, क्योंकि उस पर बहुत सी उपयोगी जानकारी मिल सकती थी। इतना पीछे नहीं रहना पड़ता। सिर्फ एक दवा से इतना पैसा कमाना उसके अनुमान से कहीं ज्यादा था। पोर्शन की लोकप्रियता की बदौलत उसे और भी कई रईसों का सहयोग मिला। अब उसके पास 60 अरब थे। क्रॉमवेल परिवार की हवेली की कीमत फीस सहित 35 अरब थी। भले ही वो उसे वापस खरीद लेता, फिर भी उसके पास काफी पैसे बच जाते। लेकिन उससे पहले उसे फैमिली रिंग वापस छुड़ानी थी। जल्द ही वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। पेमैन की चालों से बचने के लिए उसने पहले ही टैबलेट पर सब कुछ चेक कर लिया था, लेकिन जब उसने पाया कि उसके पास एक और आदमी है तो उसे सतर्क होना पड़ा। एंड्रियास को देखकर पेमैन ने उसे जल्दी से अंदर आकर देखने को कहा, लेकिन बेचैन एंड्रियास ने पूछा कि बगल वाला आदमी कौन है, और पेमैन ने बिना घबराए कहा कि सौदे को निष्पक्ष रखने के लिए वो गारंटर लाया है। ये सुनकर एंड्रियास ने शक करने की जहमत नहीं उठाई और उनके साथ घर के अंदर चला गया। लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था, क्या ये पेमैन मुझे बेवकूफ समझ रहा है? तलवार और मास्क पहने एक गारंटर सच में मुझे मूर्ख समझा है। हालांकि वो जानता था कि पेमैन ने भी काफी समय से नेक्रोमेंसी की प्रैक्टिस की थी, लेकिन गेम में वो कारेन से भी कमतर था। अब खुद उसने भी काफी तरक्की कर ली थी, चाहे अपनी प्रतिभा हो या खूबियां। दोनों ही मामलों में वो पेमैन से कहीं आगे था, और इवॉल्व होने के बाद निगल भी ऑरा का इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए जब तक कोई स्वॉर्ड मास्टर ना हो कोई उसे हरा नहीं सकता था। अब सबसे बड़ा अनिश्चित तत्व वो मास्कधारी था। उसने फिर सीधे मुद्दे पर बात करना शुरू किया,
चाय पीने से बेहतर है कि अब स्टैम्प रिंग के बारे में बात कर ली जाए। लेकिन पेमैन ने उसे धैर्य रखने का इशारा किया। हालांकि मैंने जो लाशें खरीदी हैं वो आम हैं, लेकिन आपकी देखभाल के कारण मैं 500 मिलियन वेल देना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए, लेकिन जल्द ही वो एक लालची शैतान की तरह हो गया। लगता है इस थोड़े समय की तरक्की ने तुझे बड़ा आदमी बना दिया है। क्या इसे कहते हैं मरता हुआ ऊंट जिंदा घोड़े से बड़ा होता है? ये सुन एंड्रियास ने बेसाख्ता एक आह भरी। ये आदमी शायद बहुत ज्यादा मांग करने वाला है। 500 मिलियन थोड़े सख्त नहीं है। राज रखने की कीमत इतनी कम नहीं होती। आखिर तू ये भी नहीं चाहेगा कि तेरे टीचर को ये सब पता चले? फिर एंड्रियास ने उससे पूछा कि वो कितना चाहता है। उसने एंड्रियास के स्टोरेज बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, सुना है तुझे मीटिंग में काफी कुछ मिला है, इसके बदले में 2 चीजें लेना ज्यादा बात नहीं होगी। इस पर एंड्रियास ने बहुत शांति दिखाई, क्योंकि उसे पहले ही अंदाजा था कि पेमैन उसका माल हड़पने की सोचेगा। ये तो मैं तुझसे बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 500 मिलियन टू दे सकता हूँ। ये सुन पेमैन आगा बबूला हो गया। लगता है तू समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। इसके पूरा होने से पहले ही एंड्रियास ने साफ कह दिया कि तू शुरू से ही मेरे साथ सही सौदा नहीं करना चाहता था। ये सब तेरी परीक्षा भर थी। तभी पेमैन की नजरें काली पड़ गईं और बगल का मास्कधारी आदमी धीरे से तलवार निकालने लगा, जैसे अगले ही पल हमला कर देगा। लगता है बातचीत खत्म हुई। मैंने अभी अभी वॉरियर डेंटियन को जगाया था और तुरंत ही उस टॉप स्वॉर्डमैन को मार दिया जिसने 2 महान साम्राज्यों में हलचल मचा दी थी। अब सामने उसका कटा हुआ सिर देख पेमैन सहम गया, क्योंकि उसने मेरे इन दिनों में कमाए गए अपार धन को पाने के लिए भारी रकम खर्च करके ये महान योद्धा बुलाया था। लेकिन पेमैन कभी सोच नहीं सकता था कि सबसे निचले स्तर का मैजिक अप्रेंटिस होने के नाते मैं न सिर्फ ऐसे शक्तिशाली कंकाल बुला सकता था जो ऊंचे स्तर के जादू के बराबर थे, बल्कि खुद भी डेंटियन जगा चुका था। ऐसा 2धारी राक्षस था, लेकिन उसके पास लड़ने की लगभग कोई ताकत नहीं थी। मैंने और निगल ने उसे मार दिया, और असल गुनहगार होने के नाते आखिर में सब कुछ बता देने के बाद भी वो मौत से न बच सका। बस मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि डैन नाम के उस आदमी का मास्क एक ऐसी चीज थी जो रूप बदल सकती थी। जहां तक उस शख्स का सवाल था, लगता है गेम में वही ब्रेडी डैन था जिसने जंग छेड़ी थी। बताते हैं कि ये आदमी आगे चलकर पैसे लेकर बारबेरियन ग्रुप के नेता के बच्चे का अपहरण कर लेता, जिससे उत्तर और साम्राज्य के बीच युद्ध छिड़ जाता। सोचा भी नहीं था कि इसमें फंसने वाला मैं अनजाने में ही सही, लेकिन ये सब होने से रोक दूंगा। समय बीतकर अगला दिन आया। ब्लैक मैजिशियन पेमैन और ब्रेडी डैन की खबर जल्द ही अखबारों में छप गई। अच्छी बात यह रही कि ऊपर वालों ने इस केस को पैसे के लेन देन में हुए झगड़े का नतीजा मान लिया। लगता है इस मामले से मेरा कोई खास लेना देना नहीं रह गया। अब सबसे जरूरी था घर की समस्या का हल करना। तभी अचानक एक जोड़ी हाथों ने मेरी आंखें बंद कर ली। पता चला अचानक मेरे घायल होने की खबर पाकर चुलबुली लूसिया फौरन देखने आई थी। उसके साथ आई थी विवियन भी, शायद पिछले सपने के अनुभव के कारण। उस वक्त मुझे लगा कि विवियन मेरे प्रति कुछ अलग सा एहसास रखने लगी है। एक और हफ्ता बीता। सब मामले निपटाने के बाद मैं अपनी बहन एमी से मिलने निकला। क्योंकि सवारी अच्छी घोड़ा गाड़ी थी, इसलिए रास्ते भर एमी डरी सहमी थी। उसे डर था कि कहीं उसका भाई फिर से कोई अनहोनी न कर दे। बस जब गाड़ी का दरवाजा खुला तो एमी रुक गई। उसके सामने वो थी जिसने उसे बचपन से पाला था, नौकरानी लूफी, और गाड़ी की मंजिल थी सेब के बाग वाली हवेली। वो यादों से भरा हुआ मेरा और मेरी बहन का असली घर। फिर मैंने एमी को जमीन का कब्जा देते हुए कहा कि तुमसे अलग होने के बाद मैंने एक दवा बनाई थी और हवेली का पैसा उसी दवा को बेचकर कमाया है। उस वक्त ये बातें सुनकर मेरी बहन चुप हो गई और उसे होटल में कहे गए वो रिश्ता तोड़ने वाले बुरे बोल याद आ गए। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। इस बेवकूफ बहन के बारे में मैं जानता था कि उसने गुस्से में वो सब कहा था, बल्कि मैं भाई होते हुए हमेशा से ही उसके साथ बहुत कुछ बुरा किया था। लेकिन आज से सब ठीक हो जाएगा। बहन को ठिकाने लगाने के बाद मैं स्कूल लौटा और फिर से ब्लैक मैजिक पर रिसर्च करने लगा। दूसरी बार जागने की वजह से मेरे नेक्रोमेंसी के गुणों में काफी सुधार आया था और फिर मैं तामुल का इस्तेमाल करने लायक हो गया था। ये सोच मैंने बिना देर किए जादू शुरू कर दिया। बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक मैं कामयाब रहा और बुलाने के लिए इस्तेमाल की गई लाश के बेहतरीन गुणों के कारण सिस्टम ने तुरंत अतिरिक्त अंक देकर इनाम दिया। इससे पैदा हुआ तामुल का भूत शुरू से ही नेक्रो वॉरियर के लेवल का हो गया। उसी पल से मेरी ताकत एक बार फिर काफी बढ़ गई। समय का पहिया घूमा और कई महीने बीत गए। साम्राज्य में सबसे कड़ाके की सर्दी आ गई और साथ ही स्नो माउंटेन के सेमेस्टर के आखिरी इम्तिहान का वक्त भी आ गया। स्कूल के नियमों के मुताबिक इस बार इम्तिहान का विषय था सर्वाइवल और पॉइंट्स इकट्ठा करना, यानी परीक्षार्थियों को निर्धारित 72 घंटों के अंदर जिंदा रहना था और काफी पॉइंट्स इकट्ठा करने थे। बेशक ज्यादा अहम बात यह थी कि लोकेशन बताने वाली घड़ी के भी अपने पॉइंट्स थे, इसलिए उसे छीनना भी जायज था। और एक बार जब कोई मुसीबत में फंस जाता या उसकी घड़ी टूट जाती तो उसे फौरन बाहर कर दिया जाता। ये सब कहकर टीचर बर्फीले पहाड़ पर गायब हो गया। उस वक्त अच्छे अंक लाने के लिए मैंने करीब 10-12 घंटे लगाकर आखिरकार एक ऐसा अड्डा ढूंढ लिया जहां से हमला भी कर सकते थे और बचाव भी। लेकिन अभी अभी वहां पहुंचा ही था कि अचानक मेरी मुलाकात बचपन की दोस्त डायना से हो गई। ये बेवकूफ औरत मैजिक सर्च करते हुए खोजबीन वाला जादू चला रही थी, इसलिए कुछ ही देर में उसकी ताकत बुरी तरह खत्म हो गई। सोचने वाली बात यह थी कि अगर उस वक्त मैं आगे बढ़कर उसकी घड़ी छीन लेता तो शायद पक्का कामयाब होता। ये सोच मेरे पैर अनायास ही आगे बढ़ गए। उसी वक्त पास आता देख डायना तुरंत सतर्क हो गई। लगता है तूने बहुत ज्यादा मैजिक यूज कर लिया है डायना। हालांकि मैजिक इस्तेमाल करने में आसान होता है, लेकिन इस माहौल में बिना सोचे समझे
इसे खत्म करना सिर्फ तेरे लिए नुकसानदायक होगा। उस वक्त मेरे सवाल पर डायना तुरंत जादू से भगाने वाली थी, लेकिन अगले ही पल वो रुक गई और डायना की ताकत को पूरी तरह खत्म होता देख मैंने भी आगे बढ़कर उसे साथ चलने का प्रस्ताव दिया। लेकिन शायद पहले वाले तत्व के कारण ये औरत हमेशा मुझसे कुछ शक करती थी। शायद उसकी नजर में मैं अब भी वही बेशर्म छोटा आदमी था। इस पर मैं कुछ हद तक बेबस होने के बावजूद उसने ताकत खो चुकी डायना को वो चॉकलेट दे दी जिसे वो ठुकरा नहीं सकती थी, एक ऊर्जा देने वाली चॉकलेट। उसी वक्त बर्फीले पहाड़ के दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं मिलता बेवकूफ, मैंने कहा था हरे बाल वाली, फिर भी तू इतने सारे लोगों में ढूंढने में नाकाम रहा। पता नहीं कौन है वो कमीना जिसने हम दोनों भाइयों को इस खराब मौसम में काम पर लगा दिया है। इतना कहते ही दो किराए के सिपाहियों के सिर पर अचानक एक बहुत बड़ा पंजा गिरा। आने वाला था उनका मालिक किडविल और उसने दोनों को चेतावनी दी कि यहाँ शिकायत करने से बेहतर है कि अपना काम जल्दी खत्म करो, दिए गए टारगेट को मार डालो। बेशक दिल ही दिल में किडविल को इन दोनों से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने उन्हें बुलाया ही इसलिए था कि बाहर के असिस्टेंट टीचरों का ध्यान भटका सके और वो खुद उसी बीच पहाड़ की चोटी पर ब्लास्ट मैजिक का जाल बिछा देगा। उसी वक्त बर्फीले पहाड़ के दूसरी तरफ पूरी क्लास में नंबर 1 डायना की मदद से मैंने सफलतापूर्वक जाल बिछाकर कई परीक्षार्थियों को हरा दिया। शायद मेरा प्रदर्शन पहले से बहुत अलग था। डायना की उत्सुकता तुरंत जाग उठी, इसलिए उसने बिना झिझक मुझसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेकार आदमी से इतना काबिल बन गया। मैंने साफ शब्दों में कहा कि इससे न छिपाते हुए कहा कि मैं सच में शुरू से बिल्कुल बेकार था और यहाँ तक कि अपनी बहन को भी नौकरानी बना दिया था। लेकिन यही एहसास होने पर मुझे अपने बारे में सब कुछ पता चला और मैंने पाया कि मैं बिल्कुल बेकार भी नहीं हूँ। बस उसे नहीं पता था कि उसकी ये पूरी बातचीत पास ही खड़ी असिस्टेंट टीचर क्लेयर ने साफ साफ सुन ली थी। बॉक लॉकी में मुझे खून करते हुए देखने वाली एक चश्मदीद गवाह के तौर पर क्लेयर को मेरे हाल ही में सुधरने की बात पर यकीन नहीं था और क्लेयर की इन छोटी छोटी बातों के मुकाबले उस वक्त मैं डायना को लेकर पूरी जान लगाकर पॉइंट्स ढूंढ रहा था, क्योंकि परीक्षार्थियों की घड़ी लूटने के अलावा नक्शे पर बने निशान भी एक बड़ा इनाम थे। लेकिन इतनी तेजी से जगह बदलने के कारण मेरा सामना आखिरकार गोब्लिन और ऑर्क किराए के सिपाहियों से हो गया। हालांकि समझ नहीं आया कि यहाँ राक्षस कहाँ से आ गए, लेकिन उनके पीछे पड़े हालत में अपने सहपाठियों को देखकर मुझे एहसास हुआ कि आगे शायद एक भयंकर लड़ाई होने वाली थी। मैंने कहा, मेंटोज, हम दोनों की किस्मत काफी अच्छी है, सिर्फ 10-20 लोगों को मारने के बाद ही हमें ये हरे बालों वाला मिल गया। ये सुन डायना की नजरें फौरन मेरी तरफ गईं। लगता है इन दोनों के मुंह में बताया गया टारगेट शख्स मैं ही था और ऐसा लग रहा था कि ये मुझे जान से मारने पर तुले थे। ये सोच मैंने कहा कि चलो कोई शांत जगह ढूंढकर अच्छे से बात कर लेते हैं। आखिर इस मामले में और किसी का कोई लेना देना नहीं था। अगर लड़ाई हुई तो ये घायल आदमी बंधक बन सकते हैं। शायद ये समझकर कि मैं भाग नहीं सकता, गोब्लिन किराए के सिपाही ने बिना सोचे हाँ कर दी और फिर मैं दोनों को एक सुनसान घाटी में ले गया। उस वक्त पीछे वाले ऑर्क की तो और भी ज्यादा धैर्य टूट चुका था। रुकते ही उसने तुरंत हमला कर दिया और उसी वक्त गोब्लिन किराए का सिपाही भी पीछे से आ गया। हालांकि दूसरी बार वॉरियर डेंटियन को जगाने के बाद मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। दोनों राक्षसों के हमले मुझे छू भी नहीं पा रहे थे। मैंने कहा, मेंटोज और ग्राउल, आखिर गैदरिंग में से किसने तुम दोनों को भेजा है? बेशक तुम न बताओ तो भी मेरे पास तरीका है। इतना कहते ही मैंने फौरन निगल और तामुल को बुला लिया, लेकिन मैंने उन दोनों को हमला करने नहीं कहा, बस यहाँ रुको कि वो भाग न जाएं। आखिर दो ऐसे किराए के सिपाहियों से निपटना जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल मेरे इन दिनों के मार्शल आर्ट के लेवल को परखने का अच्छा मौका था और हकीकत ने यही साबित किया कि इन 2 दिनों की मेरी मेहनत बेकार नहीं गई थी। यहाँ तक कि तलवार की धार पर जीने वाले इन हथियारबंद किराए के सिपाहियों के सामने भी मैं सिर्फ दबाव में ही नहीं था बल्कि उन पर भारी पड़ रहा था। बस कुछ ही पलों में मेंटोस और ग्राउल हार मान गए। क्योंकि मैं जानता था कि ऑर्क बड़े जिद्दी होते हैं, इसलिए मैंने उनसे कुछ पूछने में समय बर्बाद नहीं किया। किसे पता था कि उसी वक्त बगल वाला गोब्लिन ग्राउला अचानक बोल पड़ा और उसने काम पर रखने वाले की पहचान बता दी और ये भी बताया कि उनके पीछे और भी मालिक हैं। शायद अभी वो लोग लैंडस्लाइड कराने वाला मैजिकल जाल बिछाने की तैयारी कर रहे होंगे। ये सुन मैं तुरंत समझ गया कि ये लोग सैलोन से डरते हैं, इसलिए लैंडस्लाइड कराकर मेरी मौत को हादसा बनाना चाहते हैं। हालांकि ग्राउला ने बहुत जरूरी जानकारी दे दी थी, लेकिन इतना खून करने वाले दोनों आदमी मौत से नहीं बच सकते थे। उसी वक्त बर्फीले पहाड़ के दूसरी तरफ आकर मिले असिस्टेंट टीचरों के साथ ताकत वापस पाने के बाद डायना मेरे जाने की दिशा में पीछे भागी, लेकिन चोटी के पास पहुंचते ही उसके पैर अचानक उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। नाजुक वक्त में अचानक एक शख्स का साया आया और उसने बिजली की गति से किडविल का हमला काट दिया। पहचाने जाने से बचने के लिए उस वक्त मैंने जानबूझकर मैजिक मास्क लगाकर अपना रूप बदल लिया था, क्योंकि ब्लैक मैजिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था और अगर कोई मैजिशियन तलवारबाजी करता पाया जाता तो बहुत मुश्किल होती। बेशक उससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि उस वक्त मैं देखना चाहता था कि मेरी अपनी ताकत की आखिरी हद क्या है। हकीकत ने साबित किया कि भले ही राक्षस के साथ मिलकर भी तलवारबाजी में मैं ही ऊपर था और जल्द ही
अपनी तलवार से किडविल का गला भेद दिया। बस मैं थोड़ा ज्यादा सोच गया था। भले ही किडविल मर चुका था, लेकिन उससे चिपका हुआ राक्षस अब भी हरकत कर सकता था। शायद उसके साथ मिलते ही किडविल का शरीर उसका अपना नहीं रह गया था और इस अनजान राक्षस के सामने सिर्फ तलवारबाजी से शायद उसे हराना मुमकिन नहीं था। ये सोच मैं सीधे डायना को लेकर भागा। आखिर उसे पहले सुरक्षित जगह भेजना था, तभी जाकर मैं ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके उस राक्षस को मार सकता था। लेकिन मैंने डायना के इरादों को कम आंका था। अस्थायी तौर पर सुरक्षित होने के बाद भी वो भागी नहीं, बल्कि उसने अपनी बची खुची ताकत से एक बर्फीला मैजिकल क्रिस्टल बनाया और राक्षस के व्यस्त होने का फायदा उठाकर उस पर दे मारा। बस इसी एक वार से राक्षस का लगभग आधा शरीर चकनाचूर हो गया। फिर मैंने उसके अंदर छिपा हुआ वो बॉक्स देखा। शायद उसे तोड़ दें तो जीत मिल सकती है, लेकिन राक्षस को भी इसका एहसास हो गया। इसलिए एक हमले को नाकाम करने के बाद उसने तुरंत अपने जाल आसपास के ब्लैक मैजिशियनों की तरफ बढ़ा दिए और उनके शरीर की सारी जान निचोड़कर अपने अंदर समेट ली। उस पल राक्षस का आकार और फैल गया और मुझे भी लगा कि एक ताकत का झोंका मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। वो थी डायना। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत आशीर्वाद के रूप में मुझे दे दी थी, लेकिन इतनी बढ़त के बावजूद सामने वाला राक्षस अब भी मेरे बूते से बाहर था। नाजुक वक्त में अचानक एक तलवार का जोर आया और उसने उस राक्षस को एक ही वार में 2 टुकड़े कर दिए। मैंने कहा, मास्कधारी, तू आखिर कौन है? बेशक अगर तू ना बताए तो मैं तुझे मारकर भी देख सकता हूँ। उस वक्त शक्तिशाली क्लेयर का सामना करते हुए मैं जानता था कि भागना नामुमकिन है, लेकिन शायद किस्मत मेरे साथ थी। किडविल ने पहले जो धमाके वाला मैजिकल जाल बिछाया था वो अचानक चालू हो गया, जिससे क्लेयर को तुरंत वो जाल तोड़ना पड़ा, नहीं तो नीचे के सारे छात्र छात्राएं मारे जाते। और मैंने भी इसी मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। उसी वक्त टेनाला के पास एक समुद्री जलमरू मध्य के किनारे एक पुराने शहर में जेस्टर पूरी लगन से अपने नए ब्लैक मैजिक पर रिसर्च कर रहा था। सेरोन, ये मेरा प्राइवेट विला है। यहाँ आने से पहले कम से कम शालीनता दिखाते हुए पहले आवाज तो दो। जेस्टर, बदतमीजी तुम लोग कर रहे हो ऐसी हरकतें करके। जेस्टर, क्या तूने मुझे कम समझा है और ऐसे ट्रिक आजमा रहा है? और सेरोन के सवाल पर जेस्टर ने तुरंत मना किया, जिससे पहले से ही नाराज सेरोन और भी गुस्सा हो गया और उसने पहले लड़ाई छेड़ने के लिए सीधे एनर्जी का इस्तेमाल किया। आखिर में जेस्टर झुक गया और हर जाने के तौर पर सेरोन ने उसके मेहनती और आलसी के एक दिन के इस्तेमाल का हक उधार ले लिया। दूसरी तरफ अकादमी में लौटने के बाद मैं हर रोज चुपके से प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन फिर भी मैं किसी की नजर में आ गया और वो शख्स था क्लेयर। उसकी नजर में मैं एक जादूगर होकर रोज फाइटिंग एरिया में अभ्यास करता हूँ। ये सच में अजीब बात है, लेकिन इसी से उसके शक की पुष्टि हुई। उसे लगा कि मैं ही हाल ही वाला नकाबपोश तलवारबाज हूँ, वरना टियाना के मुंह से सुने उन 2 किराए के सिपाहियों को मैं कैसे मार सकता था। बात करते करते क्लेयर ने सीधे मुझ पर तलवार से अटैक कर दिया। भागना नामुमकिन जानकर मैंने तुरंत तलवार उठाकर जवाब दिया। ये नहीं जानता था कि मैं ठीक क्लेयर के जाल में फंस रहा हूँ। आखिर एक कमजोर जादूगर का शूरवीर विभाग के सहायक अध्यापक की तलवार को रोक पाना सोचने की भी जरूरत नहीं कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। मैं सिर्फ क्रिस के साथ मिलकर ही उसके पीछे पड़े जादूगर को मार सका। ये सुनते ही मैं समझ गया कि ये बंदा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में अपना मनचाहा जवाब नहीं पा सका, इसलिए खुद ही संबंधित पक्ष से पूछने आया है। और एक और बात, उस आकलन के बाद से विवियन बिल्कुल बदल गई है। तूने आखिर उसके साथ क्या किया है? वाह यार, शक कर रहा है कि मैंने विवियन का दिमाग डार्क मैजिक से खराब कर दिया है। इस पर मैंने उसे पूरी सच्चाई बता दी उस वक्त की, कि मैं डार्क मैजिक के घेरे में घुसकर उसे बचाया था। पता नहीं था कि ये बातचीत ठीक उसी वक्त वहां से गुजरती विवियन ने सुन ली और इसी से उसे यकीन हो गया कि मैं ही वो बचाने वाला हूँ। लेकिन मेरे जवाब पर क्लेयर को यकीन नहीं हुआ। आखिर मैं सालों से फिसड्डी हूँ, जादू के घेरे में ऐसे कैसे घुस सकता हूँ? लेकिन तभी विवियन सामने आ गई और उसने क्लेयर को बताया कि सच में मैंने ही उसे बचाया था। ये देख क्लेयर पहले तो चौंका, फिर तुरंत तलवार वहीं रखकर वहां से चला गया। ये काम निपटाने के बाद मैं विल्डन इलाके में वापस आ गया और रास्ते में सेरोन से भेंट हो गई। कहना ना होगा, ये बूढ़ा सच में अजीब है। इस पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा डार्क मैजिशियन होकर ऐसे पब्लिक जगह पर मिलता है। सेरोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि इस बार वो मुझे ये सिखाने आया है कि एनर्जी सेंटर की तलवार की एनर्जी और दिल के जादू की एनर्जी को कैसे इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि सब जानते हैं, ये दोनों चीजें असल में एक ही तरह की एनर्जी हैं। थ्योरी में इन्हें एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेशक इसके लिए पहले डबल सेंटर होना जरूरी है और वो मुझे यही सिखाने वाला था कि उसने खुद जो इन्हें मिलाकर इस्तेमाल करने का तरीका बनाया है। लेकिन सेरोन को थोड़ा हैरानी हुई कि मैं बस कुछ ही मिनटों में उस तरीके की समझ पकड़ ली। ये देख सेरोन उठकर वहां से जाने लगा और जाते जाते उस बूढ़े ने मुझे एक बात बताई कि मेरा बाप केन मोरेना उस बूढ़े का शिष्य था। बाकी और जानकारी के लिए मुझे खुद ही पता लगाना होगा। उस वक्त ट्रेन चल ही रही थी। थोड़ी ही देर में मैं सेब के बगीचे वाली हवेली में वापस आ गया। उस वक्त मेरी बहन पहले से ही बिखरी हुई हवेली की साफ सफाई करके चमका चुकी थी और पिता के स्टडी रूम में उसे एक पूरे परिवार की फोटो मिली। लेकिन जैसे ही मैंने उस पूरे परिवार की फोटो को छुआ, उसमें से तुरंत एक तेज लाइट फूट पड़ी। फिर स्टडी रूम के कोने में एक छुपा हुआ दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। लगता है अंदर की चीजें शायद केन की छोड़ी हुई कोई विरासत होंगी, वरना इतनी छुपा कर रखने और मुझे और बहन को एक साथ छूने पर ही खुलने का इंतजाम क्यों किया जाता। बहन को समझा बुझाकर मैं अकेला ही उसके अंदर घुस गया। फिर एकदम से डार्क मैजिक की महक आने लगी। बिल्कुल वैसा ही एहसास
जैसे आलस का सामना करते वक्त हुआ था। ये सोचकर मैंने कदम और तेज कर दिया और रास्ते के आखिर में एक लाल रोशनी वाला पेड़ दिखा। पेड़ के चारों तरफ मुश्किल से मिलने वाले फेरी फ्लावर लगे हुए थे। इसी वक्त सिस्टम वहां आ गया और मुझे तुरंत समझ में आ गया कि सामने जो चीज है वो मेरे अब तक देखे सबसे शुद्ध मूल पाप प्रकटीकरण का असली रूप है। उस पेड़ के साथ एक किताब भी बंधी थी और जैसे ही मैंने वो किताब खोली, ढेर सारी जानकारी मेरे दिमाग में समा गई। पता चला कि सच में केन डार्क मैजिशियन मोरेन का शिष्य था और उसी की सीख पर उसने ये प्रकटीकरण डेवलप किया था। पता चला कि साम्राज्य हमेशा से डार्क मैजिशियनों के साथ मिलकर काम कर रहा था, लेकिन केन के डार्क मैजिशियन के जरिए मूल पाप को पैदा करने के बाद सम्राट ने उसे छोड़ दिया और उसके घर को तबाह कर दिया। और केन ने भी अपने तरीके से सम्राट से बदला लिया। एडियास, तूने अपने बाप के छोड़े हुए याद देख लिए, या मैं तुझे गांव चेन कहकर बुलाऊं? ये सुनते ही मैंने तुरंत पलटकर उस अजीब आदमी की तरफ देखा। मेरा दिल कह रहा था कि ये केन नहीं हो सकता और इसकी अभी की ये बात शायद ये इस गेम को बनाने वाला है। उस पेड़ मेरे सवाल पर उस आदमी ने साफ मना नहीं किया और साफ साफ कहा कि मुझे यहाँ तक लाने का मकसद पूरा गेम पार करवाना है। उसके शब्दों में, मैंने कई किरदारों से इस दुनिया का अंजाम देखा है, लेकिन हर बार अंत में विनाश के हाथों मरा ही है। और वजह यह है कि सारे पापों को निगलने वाला और उसका मालिक मूल पाप अनिवार्य रूप से बेकाबू हो जाता है। लेकिन गेम के नियमों के हिसाब से सारे पाप इकट्ठा करके बॉस को मार दो तो विनाश टल जाना चाहिए, न कि ऐसा। तेरे हिसाब से शायद वही अंत होगा, लेकिन जब तक मूल पाप में चेतना है, दुनिया का विनाश होगा ही। ऐसा अंत टालने के लिए मूल पाप पर काबू पाना जरूरी है और ये काम अब सिर्फ केन का खून रखने वाले मैं और मेरी बहन ही कर सकते हैं। फाइनल सिस्टम ने अचानक नोटिफिकेशन दिया कि मैं अभी मूल पाप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। इस समय उस बड़बड़ाते आदमी के सामने आखिर में मैंने उस पर यकीन करने का फैसला किया। आखिर अगर 6 महीने में मैच्योर होकर मूल पाप इस दीवार को तोड़कर किसी होस्ट की तलाश में निकल जाता है तो उसे फिर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस आदमी का मकसद भी यही है कि मैं मूल पाप से कॉन्ट्रैक्ट करूं और बाहर के पापों को वापस लाऊं, उन्हें खिलाकर मूल पाप पर काबू पाऊं। बेशक फेल हुआ तो मेरी भी मौत हो सकती है, लेकिन इस दुनिया को बचाने के लिए इसके डेवलपर के तौर पर वो बस यही एक तरीका सोच सका है, इसलिए उसे यकीन है कि मैं ये जरूर कर सकता हूँ। फाइनल उस आदमी का धुंधला चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगा। वहाँ सिर्फ मैं और मूल पाप बचे थे। हालांकि जबरदस्ती काम करवाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तय अंजाम के सामने मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। ये सोचकर मैंने खुद मूल पाप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसी पल मेरी ताकत भी काफी बढ़ गई। जब मैं मूल पाप से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, उसी वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर साम्राज्य की राजधानी में खुफिया विभाग के प्रमुख लामा डरते डरते मूल पाप से जुड़ी खबरें सुना रहा था। लेकिन ये बूढ़ा असल में मूल पाप को ढूंढ ही नहीं पाया। इस पर राजा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि मूल पाप की तलाश में ज्यादा जल्दी नहीं थी। वो बस आगे चलकर एक फिक्स रिजल्ट चाहता था। फिलहाल उनका सबसे पहला काम था सभी पापों को खत्म करना। फिर तुरंत लामा को जेबेल मंडल पर खड़ी नजर रखने को कहा। ये मंडल ऐसा लगता है कि उसे एक पाप मिल गया है और वो उसे भगवान बनाने की रस्म करने वाला है। और राजा के मुंह से निकला ये जेबेल मंडल असल में वही कट्टरपंथी शाचा का मंडल था। और उसी वक्त शाचा अपने बड़े को अपने हाल के अनुभव सुना रहा था। एक कट्टरपंथी मंडल के मुखिया के तौर पर ये बंदा अकादमी जैसी जगह के ऐसे खास लोगों को अपने साथ मिलाना काफी पसंद करता था, खासकर उस नाम की लड़की विवियन को। ये सुनते ही शाचा थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि वो उसे ढूंढ चुका था, लेकिन उसने किसी दूसरे में दिल लगा होने की वजह से मना कर दिया था। और ऐसी बातों में मुखिया को बस थोड़ी सी दिलचस्पी थी, क्योंकि उनकी तुलना में ये जो काम अभी करना है वो जरूर पूरा होना चाहिए। इसी बीच बगीचे वाली हवेली में मूल पाप से डील करने के बाद मेरे कई गुणों में भी नया बदलाव आया था और मैं जिस साइड इफेक्ट से डर रहा था वो भी सामने नहीं आया। लेकिन अब खुश होने का टाइम नहीं था। गेम की स्टोरी के हिसाब से आगे पूरी अकादमी में खून खराबा होने वाला था। अकादमी समारोह के आखिरी दिन छोटे अखाड़े में जेबाल मंडल के आतंकी हमले में उस वक्त पता नहीं भगवान के नाम पर कितने लोग मारे जाएंगे। मेरे आसपास वालों पर भी आफत आ सकती है। इसलिए अब सबसे जरूरी काम है जितनी जल्दी हो सके इस हंगामे को रोकना। लेकिन गेम की स्टोरी के हिसाब से जेबाल मंडल के अंदर शायद दूसरे छुपे हुए लोग भी हैं। लगता है मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ानी होगी। बस अभी मैंने ट्रेनिंग शुरू ही की थी कि अचानक मेरे अंदर का मूल पाप बाहर निकल आया और उसने इशारा किया कि उसे मेहनती और आलसी का एहसास हुआ है। तेजी से मैंने बगल में खड़े निक की तरफ देखा, पाया कि उसके सिर पर आलस की परछाई दिख रही है। फिर रिवेलेशन ने इस तथाकथित आलस के साथ जुड़कर बढ़ना शुरू कर दिया। वाह, यानी निक को आलस से समझ लिया गया, शायद इसीलिए क्योंकि उसने कुछ समय के लिए आलस को कंट्रोल किया था, जिसका असर हुआ। लेकिन ये देखने में कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। और जब कुछ देर बाद मूल पाप और आलस का जुड़ाव खत्म हुआ तो निग ने मूल पाप के असर को बांट लिया और वो आलस का भूत बन गया। उसके शरीर के तमाम गुण लगभग 2 गुने बढ़ गए। साथ ही मुझे भी हर 6 दिन में एक बार आलस के इस्तेमाल का मौका मिल गया। इसलिए उसी दिन दोपहर में ताकत बढ़ने के बाद मैं चुपके से उस बाजार में गया जहां मंडल के मेंबर घूमते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि काफी देर इंतजार करने के बाद भी मुझे एक भी कट्टरपंथी नहीं मिला। उल्टे दिख गया शाचा। ये या तो पिछली काला जादूगर घटना के बाद गायब हो गया था, अब फिर से सामने आना मतलब जरूर कोई बड़ी घटना होने वाली है। अगले कुछ समय में मैंने चुपके चुपके शाचा का पीछा करना शुरू कर दिया और अखाड़े के नीचे बने पाइपलाइन के रास्ते में उन गायब हुए छोटे मोटे मेंबरों को देख लिया। और पहरा देने वालों को खत्म करने के बाद मैं निक दोनों को लेकर पाइपलाइन के अंदर घुस गया
और जल्द ही वहाँ बारूद तैयार कर रहे चाचा को देख लिया। उस वक्त वो अभी भी इस मिशन के सफल होने पर मिलने वाले इनाम के सपने देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके सामने खड़ा उसका एक कट्टरपंथी अचानक मर गया। चाचा के कुछ कर पाता इससे पहले और भी कट्टरपंथी मेरे हाथों मारे गए। चाचा ने देखते ही तुरंत तलवार खींची, लेकिन फिर अगले ही पल निग ने उसका सिर काट दिया। चाचा के मरने का मतलब था कि अब मुझे सिर्फ बारूद को नष्ट करना है। हालांकि उसी वक्त ऊपर से तामुल का शरीर अचानक गिर पड़ा। मैं सोच रहा था कि काम जल्दी निपटाकर यहाँ देखने आया था तो मेरा प्यारा यूं मर गया। ये तेरी ही करतूत है ना कमीने। इस समय अचानक निकले इस बंदे को देखकर मैं पूरी तरह शॉक में आ गया, क्योंकि ये बंदा था पायट केबिन, गेम के बीच में आने वाला और तलवार की कला के उस्ताद के बराबर का मंडल का एक सरगना। इसकी अभी की लड़ने की ताकत मुझसे कहीं ज्यादा थी, और खास बात ये कि इसके हुनर जो मसल पावर और बॉडी की मजबूती बढ़ाते हैं ठीक उन निग और तामुल के खिलाफ थे जो अभी डेवलपमेंट की स्टेज में थे। और लगता है ये बंदा मुझे छोड़ने वाला नहीं है। ये सोचकर मैंने तुरंत तामुल को आगे हमले का ऑर्डर दिया और साथ ही निग को पीछे से उस पर हमला करने को कहा। लेकिन पायट की डिफेंस बहुत ज्यादा थी। निक की तलवार घिसकर टूट गई, फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और मेरे हमलों की तो बात ही छोड़ो, बस गुदगुदी थी। अरे तू तो पीछे से हमला करना चाहता था, कहते ही पायट ने सीधे सिर के एक वार से तामुल को पीछे धकेल दिया, फिर तेजी से मेरी तरफ झपटा। उस वक्त मैं घबराया नहीं, बल्कि हमला आते ही निक को आड़े आने का इशारा किया और फिर जोर लगाकर एक तीर सीधे पायट के सिर पर निशाना साध कर मारा। लेकिन नतीजा ये निकला कि मैं बहुत सोच लिया था। जोर लगाने के बाद भी मेरा हमला उसकी डिफेंस भेद नहीं पाया और उल्टा पायट ने बेरहमी से मुझे कुचलना शुरू कर दिया। उसके सामने मैं कुछ नहीं था, और सबसे बड़ी बात ये कि एक अजीबोगरीब बूढ़े के तौर पर मुझे देखते ही इसका चेहरा बदल गया और उसने प्यार के आलिंगन से मुझे पूरी तरह कुचल डालने की ठान ली। उसी खतरे की घड़ी में मूल पाप फिर से सामने आया और मुझसे पूछा कि क्या मैं लैंडो की ताकत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हालांकि नहीं पता था कि इसमें क्या रिस्क है, लेकिन इस वक्त मुसीबत में फंसकर मेरे पास कोई और ऑप्शंस नहीं था। अगले ही पल अनगिनत खून के रंग के जाल चुपके से इकट्ठा होने लगे और जैसे ही उसने पायट को छुआ वो जहरीले सांप की तरह उछलकर बाहर हो गया। इससे पता चलता है कि मैंने लैंडो की क्षमता कामयाबी से इस्तेमाल कर ली थी। जादू की शक्ति, ऊर्जा का एहसास, रिकवरी रेट सब कुछ 666% बढ़ गया था और लैंडो के मुंह में समा जाने के बाद बस एक हल्की सी उंगली चटकाने पर ही पायट का मजबूत हाथ दो हिस्सों में बट गया। उस पल पायट घबरा गया और जान बचाने के लिए उसने निगादी के बीच से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से मैं उसे मौका देने वाला नहीं था। आखिर में पायट सीधे मेरे बुनियादी पत्थर के भाले से बिंदकर शाही बन गया। उसी तरह लैंडो को हटाने के बाद उसके जोरदार साइड इफेक्ट ने मेरे पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। उस पल मुझे लगा मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया है, यहाँ तक कि निग उन्हें बनाए रखने की ऊर्जा भी खत्म हो गई। बेशक इस बार शायद सच में मैं मर जाऊंगा। फिर मेरी होश उड़ने लगी और जब मैं फिर से उठा तो पाया कि मैं अस्पताल में पड़ा हूँ। पता चला कि जिस वक्त लैंडो इस्तेमाल करने का फैसला किया था उससे फूटी ऊर्जा ने तुरंत ऊपर समारोह देख रहे पायट का ध्यान खींचा, लेकिन पूरे अखाड़े में काले जादू को रोकने वाला घेरा पहले से बना होने के कारण पायट यकीन नहीं कर पाया कि ये काली ऊर्जा कहाँ से आ रही है। इसलिए ढूंढने का कोई फायदा न होने पर वो सीवर में आया और बाहर मेरे हाथों मरे हुए कट्टरपंथियों के शव देखे। फिर पायट सबसे अंदर वाले युद्ध क्षेत्र तक आया। वहां धमाकेदार बारूद की तेज महक हर जगह फैल रही थी। इन कट्टरपंथियों की लाशों को देखकर पायट समझ गया था कि ये लोग अखाड़े को उड़ाना चाहते थे। अगर ये कामयाब हो जाता तो उसके बच्चों सहित बहुत सारे लोग मारे जाते, लेकिन ये खतरा अब टल चुका था और ये काम करने वाला शख्स बस बेहोश पड़ा हुआ था। और उस समय तक वो बेहोश था और उस समय तक वो गहरी काली ऊर्जा लगता है मुझसे ही आ रही थी। एक पल में पायट को तुरंत कैन की याद आ गई। फिर भी एक राजकुमार होने के नाते उसने फिर भी मुझे बचा लिया। इससे भी अजीब बात ये थी कि इस बंदे ने उस दिन की घटना के बारे में बस नाम मात्र की पूछताछ की और मेरे झूठ बोलने पर उसने कोई रुख नहीं अपनाया। बस मैं ये अच्छी तरह समझ गया था कि वो जान गया है कि मैं काला जादू जानता हूँ। उसने मेरा पर्दाफाश क्यों नहीं किया उस वक्त मैं सच में समझ नहीं पाया। शायद पायट और केन के बीच भी कोई राज था और नतीजा ये हुआ कि मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन इसी बचाए जाने की वजह से मेरा शरीर फिर से शुद्ध हो गया और पायट के जाने के कुछ ही देर बाद टियाना अपने भाई के साथ वहां आ गई। दोनों की इस पूछताछ के सामने मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि हम तीनों के बीच सच में कुछ अच्छी यादें हैं और इसी वजह से उनकी रक्षा करने का मेरा इरादा और मजबूत हो गया। बाद में टैबलेट की खबरों के मुताबिक मुझे पता चला कि अखाड़े का समारोह ठीक से खत्म हो गया। शायद इज्जत के लेन देन में जेबाल की साजिश की खबर नहीं छपी, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेमेस्टर करीब आ रहा था। अब मुझे पायट के साथ हुई शर्त का सामना करना था। ये एक ऐसा आदमी है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। मैं नहीं जानता कि वो सम्राट की तरफ है या मेरे पिता की, लेकिन एक बात पक्की थी कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और शर्त के बदले में पहले से ही दवा में माहिर मैंने उसकी मांग पूरी तरह पूरी कर दी। शर्त हारने की वजह से पायट मुझे
मुझे अकादमी के गोदाम में ले गया और मुझे मन मर्जी से एक सामान चुनने का मौका दिया। अकादमी के गोदाम में सामान मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा रिच था। एक बार देखने पर पता चला कि कोई भी चीज 10 लाख से कम की नहीं थी और मैंने भी जल्द ही वो चीज ढूंढ ली जो मैं चाहता था। वो थी बंदिशों वाली तलवार ग्लेशियर, एक ऐसी तलवार जिसका नाम मैंने गेम में सिर्फ सुना था, पता नहीं था कि वो यहाँ मिल जाएगी। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस वीडियो में 2000 कमेंट आते हैं और 1000 लोग हाइप करते हैं तो इसका अगला पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।